जो चीजें लिखी जा चुकी हैं, जो तय है, क्या एक ज्योतिष उन्हें बदल सकता है? आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं और तब चीजें बढ़िया हो जाती हैं। क्या ज्योतिष जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है? दिस इज हाउ योर बिलीफ सिस्टम इज। मेरे पास बहुत सारे यूरोपियंस हैं, राइट, वहीं के वो लोग इसको जानते हैं। अगर कोई अपनी कुंडली का विश्लेषण कराता है एक ज्योतिष के पास जाकर, क्या कुंडली में ये पता लग सकता है कि आफ्टर लव मैरिज उसकी फैमिली इन एक दूसरे की फैमिली को अपना पाएंगे या नहीं? ये सब बातें जो हैं वो हॉरोस्कोप से पता लग सकती हैं, थ्रू द ट्रांजिट्स एंड थ्रू द दशास पता लग सकता है। अफेयर में थे तो बहुत अच्छा चल रहा था, शादी हुई तो सारी चीजें खराब होने लगी। रेमेडीज प्यार बढ़ाने की रेमेडीज होती हैं। देखो, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा, बिना कॉम्प्रोमाइज के चल नहीं सकता। कुंडली से आप ये बता सकते हैं कि किसी की मृत्यु कब होने वाली है? मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं बताता नहीं। आपने ना यहाँ पे दो बातें कर दी जी, ये आपके लिए नेगेटिव कमेंट भी आ सकते हैं। मैं अपने नेगेटिव कमेंट से नहीं घबराता। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज बात होने वाली है ज्योतिष के ऐसे विषयों को लेकर कि आपकी लाइफ में ज्योतिष का इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि अधिकतर जो आपने अभी तक पॉडकास्ट देखे हैं यूट्यूब पे ना, पॉडकास्टों की बाढ़ आ चुकी है। बहुत सारे ज्योतिष आ गए, बहुत सारे पंडित आ गए, सबके अपने अपने तर्क हैं, सब अपनी बातें लेकर आ गए, मैं सही हूं। लेकिन एक्चुअल में क्या ज्योतिष सही बता पा रहे हैं? क्या ज्योतिष जो उपाय आपको दे रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद हैं? बहुत सारे रेमेडीज हैं, आपको करोड़पति भी ज्योतिष बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो करोड़पति बन नहीं पा रहे, वो खुद बन रहे हैं, आम जनता नहीं बन रही। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत सारे मिथों को दूर करने वाला है। ज्योतिष में जो भ्रम लोगों के बीच में आज उसको हम दूर करेंगे, ब्रेक करेंगे मिथों को, और आपको ऐसी रेमेडीज हम यहाँ पे देंगे जो जेन्युइनली वर्क कर रही हैं। क्योंकि जो आज हमारे गेस्ट हैं बहुत पुराने गेस्ट हैं, तकरीबन 25 से 30 सालों का उनके पास अनुभव है। जब मैं छोटा हुआ करता था मैं तब से उन्हें देखता आ रहा हूं। वो ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा जो लोगों की लगातार हेल्प कर रहे हैं, लोगों को ऐसे रेमेडीज दे रहे हैं। कुंडली के विश्लेषण इस तरीके से उनका किया जाता है कि लोग समझ पाते हैं कि हाँ एक्चुअल में उनकी लाइफ अब बदलने वाली है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विनय बजरंगी जी की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे, धन्यवाद। लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी सर। जी जी। लोग तरसते हैं कि यार सर से अपॉइंटमेंट लिया जाए, और आज हमने पॉडकास्ट में आपके साथ बैठे हैं और लोग हमें देख पा रहे हैं। सितारे कुछ ऐसे हैं आज के। तो सर शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आज बहुत सारी चीज़ों पे से पर्दा हटाना है आपको, क्योंकि पॉडकास्ट के नाम पर ज्योतिष और पंडितों ने बहुत कुछ अलग और नया कर दिया है मार्केट के अंदर। आपके लिए ज्योतिष क्या है, सबसे पहले आप मुझे ये समझाइए। देखिए, मेरे लिए क्या, सबके लिए ज्योतिष क्या है ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में जो होने वाला है वो सब कुछ लिखा हुआ है। ज्योतिष ये नहीं कहता, ये भ्रम है, ये भ्रांति है कि सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर कुछ कर्म करने का फ़ायदा नहीं है। ज्योतिष जो है वो ज्योति है, आपको मार्ग दिखाने की, आपको फ्यूचर दिखाने की। कि ये एक ज्योति है, इससे आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। और यदि आपको ये फ्यूचर पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए, यानी कि कर्मा करेक्ट कर लीजिए। बहुधा होता यह है कि हम कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जी हाँ, ये हो सकता है यदि आप ज़्यादा उसके अंदर प्रयास ना करें। लेकिन यदि आपने प्रयास किया, यदि आपने कुछ उद्यम किए, अपने गुरु को अच्छा कर लिया, और या गुरु को मजबूत कर लिया, या गुरु को आपने एक डायरेक्शन दे दी, गुरु का मतलब जुपिटर, राइट, उसको आपने कुछ अच्छी डायरेक्शन दे दी, तो निसंदेह आपकी जो कुंडली में लिखा हुआ है उसको आप पलट सकते हैं। ठीक है सर, ये तो आपने समझा दिया कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष जो है वो एक ज्योति है, ये बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन सर, क्या एक ज्योतिष के माध्यम से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा इस पर इसीलिए विश्वास करते हैं कि ज्योतिष ज़िंदगी बदल सकता है, आपके जीने के मायने बदल सकता है। क्या ऐसा है? देखिए, एक बात बताइए मुझको कि आप जब इस पृथ्वी पे आई जी। तो आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपके माता पिता। उसके बाद आप थोड़ी सी बड़ी हुई, आपको एक स्कूल का सपोर्ट सिस्टम मिला, उसके बाद आपको एक कॉलेज का सपोर्ट सिस्टम मिला, आपके नाते रिश्तेदार थे उनका सपोर्ट सिस्टम था। उसमें से कुछ लोग ठीक थे, और कुछ लोग हो सकता है कि वो आपको वो ज्ञान नहीं दे पाए जिसकी आपको ज़रूरत थी। अब आप उन सब के एक्सपीरियंस का एक मेला जुला रूप है, जो कुछ मामलों में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि आप उतनी पारंगत या उतनी अनुभवी ना हो पाई हो। तो एक ज्योतिषी है जो समझ सकता है आपको, और आपको बता सकता है कि जीवन को कैसे उन्नत किया जाए, किस किस क्षेत्रों में आपको विकास करने की ज़रूरत है, किन किन क्षेत्रों के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा काम करने की आवश्यकता है जिससे कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाए।
सर, ज्योतिष क्या अंधविश्वास है? खान साहब ऐसी बात नहीं है जी। अंधविश्वास तब होता है जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको भगवान ना करे कि बुखार हो जाए, हाँ। और आपके घर में ये प्रचलन हो कि जब बुखार हो जाता है तो हम खाते हैं क्रोसन या खाते हैं पैरासीटामोल। जब इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोचने शुरू कर दें तो इसका मतलब कि आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पड़ सकती है। राइट। और आप जो है वो एक बहुत गंभीर बीमारी को हो सकता है कि पैरासीटामोल से मिटाने के चक्कर में हो। तो जब ऐसा हो जाएगा तो आपको हो सकता है कि जो मेडिकल विज्ञान है वो भी एक ढकोसला नजर आए, जब आप आराम से अपनी चीज़ों को ठीक करें, लेकिन एक समय ऐसे आएगा जब वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो ज्योतिष भी अंधविश्वास नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें कि ये पूजा कर लीजिए, ये आराधना कर लीजिए, वो सबको काम करती हैं। तो हमको लगता है कि ये सब मैंने बता दिया, उसने बता दिया, काम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। क्योंकि ये आपके द्वारा एक भगवान के माध्यम से आपको एक जीवन जीने का मानचित्र मिला है, एक आपको एक तरीका मिला है कि आप जीवन कैसे जी सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि आपकी एक कुंडली है, राइट। आप मान लीजिए कि 1999 में पैदा हुए, 1 जनवरी 1999, मान लीजिए, हो सकता है गलत हो ये, और आप दिल्ली में पैदा हुए और दोपहर में 12 बजे। हाँ। तो मैंने आपकी कुंडली बना दी 1999 में। आपकी माता ने मुझे फ़ोन किया, कहते हैं मेरे घर में बेटा हुआ है, कुंडली बना दीजिए, बना दी। आपने एक क्षण भी इस पृथ्वी के ऊपर जिया नहीं, एक क्षण भी नहीं जिया, लेकिन आपकी मानचित्र मेरे पास तैयार था। अच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब की सब चीज़ें जो कि आपके बिना कर्म किए मेरे पास आई हुई हैं, ये भगवान का एक संदेश है। अच्छा। कि ये व्यक्ति इस प्रकार से अपना जीवन जिएगा। अब इसको समझने की बात एक और है कि आपके पिछले जीवन में आपने कैसे जिया, ये उसका मानचित्र होता है पिछले जीवन का। जो हमारे कर्म होते हैं, जो आपके कर्म पिछले जीवन के होते हैं, उसका मानचित्र होता है। यदि आपने इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं की, यानी अपने आप को आपने सीधा कुछ ओरिएंट करने की कोशिश नहीं की जी। तो जैसा आपने पिछले जीवन में जिया था वैसा ही हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि भाई देखो, ऐसा है कि ये कुंडली आपके पिछले जीवन की है, इसके अंदर ये समस्या आएगी, नौकरी में दिक्कत हो सकती है, या छोकरी में दिक्कत हो सकती है, या बच्चों में दिक्कत हो सकती है, इसको ठीक कर लो, क्योंकि पिछले जीवन में परेशानी आई थी। हाँ। तो वो किसी प्रकार से अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं आता, वो तो आपको एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। लेकिन सर कहते हैं कि हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। मैं दोनों पहलुओं पर आपसे जवाब चाहती हूँ। जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई पूजा अर्चना हुई, किसी को हमने कुंडली दिखाई और उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है मंगल के जाप करने हैं या आपको शुक्र के जाप करने हैं, और ये 1.5 लाख जाप हैं, इसमें साधु संत बैठेंगे और वो जो है आपके लिए जाप करेंगे। दूसरा एक पहलू बताती हूँ कि लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर समस्या मेरे साथ है, प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तो जाप अगर आप करेंगे तो मुझे बेनिफिट कैसे मिलेगा? ये सवाल होता है लोगों का। इस पर आपका क्या आंसर होगा? देखिए, इसके अंदर ना बहुत सारे एक पहलू होते हैं। भगवान न करे आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाए तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कभी गई हैं? नहीं गई। और यदि जाना पड़ जाए तो आप फोन करके वकील को बोलेंगी कि मेरे बिना ये काम चल जाएगा क्या? बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? वकील कहता है कि इस बार तो मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन अगली बार अगर डेट लगेगी तो आपको आना पड़ेगा। तो मैं जब जाप की बात करता हूँ तो अगर मैं कहता हूँ किसी से कि तुम 1.5 लाख जाप कर लो, पहली बात तो मैं कहता नहीं, लेकिन अगर मैंने कह भी दिया किसी से कर लो, तो अगर वो कहता है मैं खुद कर सकता हूँ तो कर लो, वरना किसी वकील से करा लो। बात तो ये है कि आपको पेशी लगवानी है ना ऊपर, ठीक है कि नहीं? तो यदि वो वकील आपका कोई मतलब कि जो आपका जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो लगाने को उसको तैयार है आपकी जगह पर, और आप उससे लगवाने के लिए तैयार हैं, और वो भी जैसे वकील बोलता है कोर्ट में वैसे ही बोलता है कि ये मैं जो अर्चना कर रहा हूँ, ये मैं पूजा कर रहा हूँ, ये मैं अपने क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, और इनका नाम ये है, गोत्र ये है, ये है, ये है। उसके बाद वो जाप करने शुरू करता है, पहले नहीं करता। अच्छा। और ऐसे ही वकील जाकर कोर्ट में बोलता है कि मैं फलाने फलाने का वकील हूँ, और इस केस में उन्होंने फिर वो पूछते हैं जज साहब कि आप वो लेकर आए हैं गलतनामा? तो वो कहता है हाँ जी ये रहा, उन्होंने साइन करके दिया हुआ है कि आप मेरे
एवज में खड़े हो सकते हैं। तो ये काम तो एवजी है बेसिकली। लेकिन सर यहाँ बात जज की है और वहाँ तो हमारे वो सबसे बड़े जज परमेश्वर हैं, बैठे वो हैं। सबसे बड़े जज हैं। तो अगर हम खुद नहीं, बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास समय का अभाव होता है, या तो या फिर हमारे पास हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम इनका उच्चारण भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप एक एक व्यक्ति को रख सकते हैं जिसको इसका नॉलेज हो, और अगर सपोज आप स्वयं इसके काबिल हैं तो आप खुद कर लीजिए। आपने कहा ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, लेकिन ज्योतिष ही सबसे ज्यादा लोगों को आज के डेट में ना डरा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ है, पैसा, बिजनेस, सब कुछ चल रहा है, अब लेकिन वो फिर भी सोचता है कि ठीक है मैं एक बार अपनी कुंडली दिखा लेता हूँ किसी ज्योतिष के पास जा। जैसे वो ज्योतिष के पास गया, ज्योतिष ने कुंडली बनाई और कहा जाता है कि अभी तो आपका वक्त सही चल रहा है, लेकिन अब आने वाले साथ में आपके साथ ये सब बुरा होने वाला है। वो गया किस लिए था? सिर्फ नॉर्मल अपनी विश्लेषण कराने के लिए कुंडली का। अब तो वहां उसे डरा दिया गया। देखो भाई, मेरे को ना बहुत एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजर और एक जो क्लाइंट रिलेशनशिप होता है उसका, और उसके अंदर मेरे पास 99.99% जो भी लोग आते हैं ना, वो परेशानी में आते हैं। हाँ, जो मौज ले रहा होता है ना, जैसे एक दुआ है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें करे ना कोई। तो जिसको सुख होता है ना, उसको हमारी कभी भी याद नहीं आती है। याद हमारी तभी आती है जब उसके ऊपर दुख होता है। आपकी नौकरी नहीं लगी, नौकरी छूट गई, आप जिसके साथ डेट कर रहे थे वो चली गई या चला गया, शादी किसी के साथ अच्छी नहीं चल रही है, बच्चे हुए नहीं हुए, बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं, ऑफिस में परेशानी हो गई, कोई केसेस हो गए, कोर्ट में केस हो गए। इस प्रकार से जब परेशानियां होती हैं तो ही व्यक्ति आता है। वरना मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि अरे सर मुझे कभी आप कैसे कुंडली दिखाऊंगा, लेकिन 5-5 साल हो जाते हैं, कभी वो कुंडली दिखाने नहीं आते, क्योंकि उनका बहुत अच्छा जीवन चल रहा होता है। तो जिसका जीवन खराब चल रहा होगा उसको अगर ज्योतिष ने बोल दिया कि तेरा खराब चल रहा है, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है। और दूसरी बात एक और है कि इसके अंदर दूसरा मत मैं बताता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि ज्योतिषी भी अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, ह्यूमन बीइंग है बेसिकली। वो अपने किस अवस्था में बैठा हुआ है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके परिवार में क्या नेगेटिविटी चल रही है या पॉजिटिव चल रही है, उसके आधार पे भी उसका जो है वो विश्लेषण हो सकता है। तो इसमें डरने डराने की बात नहीं है, इसमें तो ये है कि आपको एक सही ज्योतिषी चाहिए यदि आपकी परेशानी कौन है सही ज्योतिष? एक ज्योतिष सही ये है कि जो कि अनबायस्ड हो। अच्छा, अनबायस्ड हो। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है कि बहुधा हम ये समझते हैं कि वो मेरे बहुत अच्छा जानकार है, हाँ, राइट, और मैं उससे जो अपनी कुंडली दिखवाने की कोशिश करूंगा, प्रेडिक्शन कराऊंगा। लेकिन यदि वो आपकी लाइफ के बारे में जानता है अच्छी तरीके से, आपके इन एंड आउट्स जानता है, तो इसका मतलब वो बायस होना शुरू हो गया है आपसे, राइट। आपके गलत कामों को भी वो ठीक कह सकता है या फिर ठीक कामों को भी गलत कह सकता है। यानी कि एक अगर पिता है और अपने पुत्र की कुंडली देख रहा है, तो पिता जो है वो हमेशा अपने बच्चे के अंदर मीन मेक निकाल सकता है, तो वो कुंडली सही तरह से देख नहीं पाएगा अपने पुत्र की, राइट। अगर कोई आपका ऐसा अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वो आपको ठीक तरीके से नहीं जानता है, तब वो ब्लैंक हॉरोस्कोप होता है जिसमें दिखाया जाता है कि आप देखिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताने की चेष्टा की है, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि एक संवाद है। वो संवाद जो है वो नारद मुनि और भगवान विष्णु के बीच में है। अच्छा। और नारद मुनि पूछते हैं भगवान विष्णु से कि भगवान, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, हाँ, सही ज्योतिषी कौन है, ये पूछते हैं उनसे। जी। तो भगवान विष्णु जो है सहजता से कहते हैं कि मुनिराज, वो व्यक्ति जिसने 50,000 कुंडलियां देख रखी हों कम से कम, वो पारंगत हो सकता है किसी के भविष्य के बारे में जानने के लिए। तो ये समझने की कोशिश की कि 50,000 कुंडली कौन देख पाता है। 50,000 कुंडली वो देख पाता है जिसको आप समझिए कि अगर 10-15 कुंडली भी रोज की देख ले कोई, तो 15-17 साल लग जाएंगे देखने में। अगर कोई छुट्टी वुट्टी, कोई सैटरडे संडे और कोई ईद दिवाली नहीं मनाता है वो, तो 15-17 साल लग जाएंगे वो। तो आप समझिए कि जिसको 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको आप ठीक ज्योतिषी मान सकते हैं भगवान विष्णु के संबंध में, अगर उसने 50,000 कुंडली देख रखी है तो।
जैसे अगर अब हम बात करें सर, तो आप भी इस बात को मानेंगे कि कई बार हम ह्यूमन बीइंग हैं, क्या होता है हम अगर बहुत खुश भी होंगे ना तो भी पूरे दिन में एक समय आता है जब सोचते हैं सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है। मतलब कई बार तो लोगों को ये होता है कि अब अगर सब कुछ मेरी लाइफ में स्मूथ है तो अब ये स्मूथ कैसे चल रहा है। वो एक ज्योतिष के पास जाता है, वहाँ ज्योतिष उन्हें कहता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो राजयोग हैं आपके ये एक्टिव नहीं है, ये अभी एक्टिव कराने के लिए आपको पूजा करानी होगी, ये आप पूजा कराओगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे। क्या ये सच है? देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, वो इसलिए क्योंकि मैंने उसकी कुंडली देखी नहीं है कि वो राजयोग कौन से इनएक्टिव चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा धन होता है वो संतुष्टि का होता है, वो सेटिस्फैक्शन का होता है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड इन लाइफ देन किसी के पास जाने की ज़रूरत ही क्यों है। सबसे पहले तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने घर में आराम से मौज लीजिए। यदि आपको ये लगता है और सेटिस्फैक्शन किसी को मिलता नहीं, प्रॉब्लम क्या है? अब आप देखिए, मान लीजिए कि आप अपने साथ की सहेली से मिलिए, क्या कर रही है, तो वो कहेगी कि मैं तो बहुत मज़े ले रही हूँ, और वो आपको 10 मिनट के अंदर डिप्रेशन में लाके खड़ा कर देगी कि मैं बहुत ऊंची हूँ और तुम जो हो अभी तक कहीं पर पहुंच ही नहीं पाई। बिल्कुल सही सर। तो आप जो है जैसे ही तुलना करना शुरू कर देंगे तो आप सोचेंगे कि यार मैं इस लड़की से मिली अंजलि से और ये तो हल्की थी, और अब देखो यार ये तो, जबकि आप बहुत खुश थी उससे मिलने से 5 मिनट पहले तक बहुत खुश थी आप। तो इट इज़ नॉट द एस्ट्रोलॉजर फॉर दैट मैटर हु इज़ बॉदरिंग यू, इट इज़ द पीयर प्रेशर और द कॉम्पिटिटिवनेस दैट probably drives you to go and get your horoscope checked कि मैं अब इसको और कैसे और अच्छा कर दूं और कैसे ना करूं। अब आप किसी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि हाँ इसको अभी और एक्टिवेट कर सकते हैं, इसको और कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी गाड़ी की यदि स्पीड लिमिट 140 है, 120 है या 100 है तो उससे तेज मत भगाइएगा, वरना परेशानी हो जाएगी। सर, जैसे राजयोग की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं कि जिनकी कुंडली में राजयोग है वो अंबानी है, बहुत से ऐसे भी लोग हैं अगर कुंडली में राजयोग है वो तब भी रिक्शा चला रहे हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह पीड़ित हो जाते हैं कि राजयोग होने के बाद भी बंदा मेहनत स्ट्रगल करता रहता है और राजा नहीं बन पाता? देखिए, पहली बात तो ये राजयोग है ना, अब आप बहुत गलत समझ रहे हैं। राजयोग है ना, जॉय का योग है, खुश रहने का योग है, पैसे कमाने का योग है। अब मेरे को कुंडली में मान लीजिए राजयोग है, हाँ, तो मैं अपने स्टेटस के हिसाब से राजयोग लूंगा ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। जी जी। आपकी कुंडली में राजयोग है तो आप इसका मतलब राजा बनने का, राजयोग को राजा से मत बनाइए, राजा से मत सोइए। आप जॉय कितना लेते हैं वो राजयोग है। आप अपने जीवन के अंदर कितनी आमदनी या कितना पॉजिटिविटी अपने जो स्टेटस में आप हैं उसमें लेंगे, वो राजयोग डिपेक्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक रिक्शा चलाता है, मान लीजिए जी, उसकी कुंडली में भी राजयोग हो सकता है। हाँ। तो इसका मतलब ही इज डूइंग बेटर देन मोस्ट ऑफ द रिक्शा वालास। अच्छा। आप ये बात समझने को, और वो हो सकता है कि जहां से आया है वहां से रिक्शा चलाना ही बहुत बड़ा काम समझा जाता हूँ। जी। ऐसे बहुत सारे घर देखे हों, शायद आपने ना देखे हो, मैं जानता नहीं, लेकिन यदि उसकी जो पृष्ठभूमि है वो ऐसी है कि जहां पर कोई काम करता ही नहीं था और वो कम से कम रिक्शा चला रहा है, तो एक्चुअली ही इज एक्सप्लॉइटिंग हिज राजयोगा। ओके। Are you getting my point? Yes, yes, तो yes. राज योगा इज अ कंपेरेटिव टर्म फॉर द स्टेचर जहां से वो आ रहा है। अच्छा। तो अब मैं सीधा अंबानी की बात क्यों करता हूं? मैं ये तो देखूं ना मैं कौन हूं, हाँ। और मैं उसके अंदर बेस्ट बन जाऊं, तो वो राजयोग का एक्सप्लॉयटेशन है। तो आई विल बी एक्सप्लॉइटिंग माई राजयोगा अगर मैं अपने स्टेटस के अंदर, अब जैसे मैं ज्योतिषी हूं, राइट, मेरे अंदर अगर राजयोग है तो आई विल बी, दो तरीके से राजयोग बनता है मेरा ज्ञान के हिसाब से बनता है कि मैं कितना ज्ञानी हूं, उसमें राजयोग मिलता है कि नहीं मिलता, और फिर धन से मिलता है कि मैं बाकी के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसके हिसाब से जो है वो कितना अच्छा करता हूं, और तीसरा यदि मैं खानदानी ज्योतिषी हूं, तो मेरे बाप दादाओं ने कहाँ तक अचीव किया था और मैंने उसको कहाँ लेकर चला गया, यदि राजयोग की बात करते हैं तो इसको ये मत सोचिए कि आप राजा बन जाएंगे, ये सोचिए कि आप अपने कैडर के अंदर कितने अच्छे हो जाएंगे। ग्रेट, बहुत मतलब एक जो मिथ था ना राजयोग का, बहुत इजी तरीके से आपने क्लियर किया है। जी। जैसे सर अगर हम देखें तो शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है, शादियां बहुत हो रही है अब। एक मेरा सवाल है कि एक जो है ना ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि अगर आपके 36 गुण मिलते हैं तो आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत लाजवाब चलेगी। अगर आपके गुण नहीं मिलते हैं
तो आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी। लेकिन अब एक और इसमें चीज कर दी कि अगर आपके गुण नहीं मिलते हैं तो पूजा पाठ करके गुण मिला दिए जाएंगे। क्या ऐसा है सर? आपको लगता है और आपने एक वीडियो में मैंने कहा सुना भी था, आपने कहा था कि अगर 4.5 गुण भी मिल रहे हैं तो भी शादी कर लीजिए। अच्छा, मैं उसको उल्लेख करता आपको, लेकिन आपने खुद ही कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि 36 गुण भगवान राम और सीता के भी मिले थे, ठीक है, लेकिन उनको अक्सर वियोग का ही सामना करना पड़ा। तो आज की डेट में कोई लड़की है और उसका कहा जाए, या कोई लड़का है कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, ऐसे रहोगे जैसे भगवान राम और माता सीता रही थी, तो कहेगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहना। 36 गुण का मतलब ये नहीं होता कि मैरिज बहुत अच्छी चलने वाली है। 36 गुण का मतलब ये है कि कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि एक ने कहा और दूसरे ने माना, वो वाली बात है, राइट। एक ने कुछ कहा और उसने कहा चलो ठीक है, उसने कुछ कहा उसने कहा ठीक है। मेंटल कंपैटिबिलिटी बता रहा है वो आपकी कि ये ठीक हो सकता है। लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। इस जीवन के अंदर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी चाहिए, इस जीवन के अंदर एज की एक वो चाहिए, समरूप चाहिए, कि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे से बहुत पहले चला जाए, एक की बहुत ज़्यादा दीर्घ आयु हो, एक की अल्प आयु हो। मेंटल कंपैटिबिलिटी चाहिए, ऐसा ना हो कि व्यक्ति जो है वो सोच समझने की शक्ति कम रखता हो। तो इसलिए गुणों का महत्व जो है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, और आपको एक सूट अच्छा लगा, आपको सूट लेना भी नहीं था और आपको उसने अट्रैक्ट किया, यार ये तो बहुत अच्छा है, तो आप उस शॉप में घुस गए और आपने कहा कि ये सूट दिखाना, और आपने वहाँ से सूट खरीदा, लेकिन वो नहीं खरीदा जो कि आपको, जिसने आपको अट्रैक्ट किया था। आपने कुछ और देख लिया, उसने कहा मैडम ये देखिए, ये शिफॉन है, ये फलाना है, ये कॉटन है, ये है और वो है। वो आपने सूट जो कि जिसने आपको अट्रैक्ट किया था, वो आपने खरीदा ही नहीं। तो वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए था शॉप के अंदर, दैट वाज नॉट टू पुट ऑन। नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो अगर कुंडली के गुण बहुत अच्छे मिलते हैं तो ठीक है, हम आगे इसकी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर सपोज 28 गुण मिल रहे हैं या 36 मिल रहे हैं, 36 बहुत अच्छी बात है, मिल जाएं, लेकिन फिर भी बहुत मिलान अभी बाकी हैं, बहुत मिलान देखने वाली बात रह गई है, क्योंकि वो अभी रुक गए हैं। और जैसे आप पूछ रहे थे आमिर मुझसे कि वो 4.5 गुण मिलान या 2.5 गुण मिलान, जी हाँ, उसमें भी विवाह होता है। हो सकता है कि नक्षत्रों की कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी कम हो, लेकिन हो सकता है कि बाकी की कंपैटिबिलिटी जो आजकल चाहिए, राइट, वो हो जाए बहुत अच्छा। आप, बहुत सारे लड़के हैं, पहले लड़कियां करती थी कि मेरा पति बहुत अच्छा कमाने वाला हो, आज के लड़के भी सोचते हैं यार जितना मैं कमाता हूँ कम से कम उतनी तो कमाने वाली हो। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकता है कि और क्षेत्रों के अंदर कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो, देखने में बहुत लाजवाब सुंदर हो, जो कि उस पैरामीटर्स में नहीं आती है, तो उसके लिए शुक्र देखा जाता है, उसकी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। जुपिटर देखा जाता है कि जुपिटर कहाँ है। एक चार्ट होता है नवांश, जो कोई देखने की कोशिश ही नहीं करता। D9 चार्ट जब तक मिलाया ना जाए तब तक यू शुडंट बी मैरिंग। तो बहुत सारे जहाँ हैं गुण मिलान के बाद, वो मिलाने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब शादी की बात हुई है, आपने गुणों की बात करी है, बहुत सी बात आज की डेट में ना क्या चल रहा है ना, शादियां ही नहीं हो पा रही हैं। अगर कुंडली मिलान कर लेते हैं तो पहले ही दिक्कत आ जाती है, रिश्ता टूट जाता है या विवाह चल नहीं पाता। तो शादियां डिले क्यों हो रही हैं? लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा चीज़ को लेकर। देखिए, डिले के तो रीजंस जो हैं वो घर के अंदर, जो ग्रहों के डिले हैं, हाँ, वो तो हैं ही हैं कि लेट होगी मैरिज, ये होगा, लेकिन वो ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं से पोषित हैं या कहीं से उनको फीड मिला हुआ है। और वो फीड ये मिला हुआ है कि बहुत सारी सोच और विचार ऐसे हो गए हैं कि हम शादी की तरफ देखते ही बहुत देर में हैं। सबसे पहले अपने करियर को बनाने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर से मैंने लड़कियों को देखा है कि वो उनके पास करियर की जिम्मेदारी के अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। घर को बनाना और बच्चों को उत्पन्न करना, उनको पालना, ये एक 10 साल का पीरियड होता है। और बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि यार अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है और अब मैंने शादी कर ली तो फिर बच्चे होंगे और उनको मुझे 5वीं 4थी तक पढ़ाना पड़ेगा और मैं तो पीछे रह जाऊंगी। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने ऐसे जो लेट हो रही हैं शादियां, उन ग्रहों को पोषित कर रहे हैं। पोषित का मतलब फीड कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरा अनुरोध ये है कि भाई बहुत लेट मत करो, क्योंकि क्या होता है कि 40 जब बच्चा पहुंचता है 40 ईयर्स की एज पे, 39 पे, तो एक प्लैनेट है वो केतु बोलते हैं, वो जागृत होता है। ओके। राइट।
और फिर व्यक्ति ना आकलन करना शुरू करता है अपना, जब वो जागृत होता है केतु, वो दैट एक्टिवेट्स एट 39 इररिस्पेक्ट की दशा चल रही है कि सबके साथ ऐसा यस यस यस, वो इररिस्पेक्टिव है दशा के और इररिस्पेक्टिव है ट्रांजिट के, वो जागृत होगा। ठीक है। और वो आपको जो है वो एक थॉट प्रोसेस देगा, और वो थॉट प्रोसेस क्या होता है? हाँ। वो ये होता है कि भाई यार ये मैंने क्यों किया सब कुछ, किस लिए किया मैंने सब कुछ, कौन है जो इसको भोगेगा मेरे मेरे बाद या मेरे साथ, मैं अपनी अचीवमेंट किसको बताऊं, किसको? एक समय तक आप अपनी माँ को फोन करते हैं, एक समय तक अपने पिता को फोन करते हैं, भाई को फोन करते हैं ना। अगर आपको सपोज कोई पुरस्कार मिले तो किसको फोन करेंगे आप? सबसे पहले अपनी माँ को फोन करेंगे। लेकिन माँ की भी एक म्याद होती है ना, होती है कि नहीं बिल्कुल होती सही है? उसके बाद आपकी बीवी, आपका शौहर शुरू हो जाता है, वो होना चाहिए। आप बीवी होगी तो शौहर को फोन करेगी, लो मेरे ऑफिस में मुझे ये मिला। अगर वो नहीं है तो किसको फोन करेगी? वो फिर जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है वो फिर ढलकने लगता है, नीचे जाने लगता है। एंड वन हैज टू एड्रेस दैट। वो धीरे धीरे बहुत प्रगाढ़ होता है और 11 साल चलता है, 39 से लेके और वो 50 तक चलता है। और उसके बाद विरक्ति आनी शुरू हो जाती है, आदमी को लगता है कि वो कुछ भी नहीं किया उसने अपने जीवन के अंदर। तो बस मैं ये चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो कम से कम इस बात को समझें कि भाई इतना लेट ना कर दें कि जो सेंस ऑफ अचीवमेंट वो सोच रहे थे कि जीवन यही है 28 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में कि करियर ही बनाना है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में जाकर उनको ये लगने लगे यार ये मैं इस चीज़ के लिए कर रहा था, ये तो मेरे लिए था ही नहीं, मेरे को तो ये करना था, ये तो अपने आप ही आ जाता, ये तो मैं वैसे ही कर लेता या कर लेती, 60% कर लेती इसका, 70% कर लेता मैं इसका, यही तो होता कि मैं जहां तक हूं वहां तक नहीं पहुंचता, लेकिन वो भी सेटिस्फाइंग होता। तो वन हैज टू जस्ट कम अप विद दिस थॉट प्रोसेस कि शादी करने की जरूरत नहीं है या शादी। अच्छा एक बात और है इसके अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको शायद अच्छी लगेगी। वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कुंडली के अंदर ये लिखा होता है कि पिछले जन्म में आपका क्या ठीक था क्या खराब था। तो अगर मैं कहता हूं कि यार आमिर तुम्हारी ना शादी का भाव खराब है, तो इसका मतलब आपने पिछली जन्म में शादी के भाव को अच्छा नहीं किया। ठीक है, आपका वो पोषित नहीं रहा, अच्छा नहीं था। ठीक है। अब जब मैं आपकी इस बार की कुंडली देख रहा हूं, मतलब जो कुंडली मैंने देखी है, मैं कहूँगा आपका शादी का भाव ठीक नहीं था, इसका मतलब पिछले जन्म में ठीक नहीं था, इस जन्म में भी ठीक नहीं होगा, और इस जन्म में भी आप अपने करियर के पीछे लग गए या फिर आप शादी की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, मान लीजिए। तो क्या हुआ, आपने जो है वो पिछले जन्म की बात को रिपीट कर दिया इधर, रिपीट कर दिया, तो कोई करेक्शन तो हुई नहीं। तो जो सनातन धर्म है उसके अंदर हमारा जो जन्म होता है वो आत्मा को परमात्मा पे मिलाने का होता है। बैकुंठ धाम के अंदर लेके जाते हैं अपनी आत्मा को और कहते हैं कि अब मैं जीवन मरण के चक्कर से दूर हो गया, यानी कि मैंने इमेंसिपेशन यानी मोक्ष पा लिया। अगर आपने अपनी पिछली कुंडली के अंदर इस जन्म के अंदर चेंज ही नहीं किया तो कैसे मिलेगा मोक्ष, कैसे आएगा इमेंसिपेशन? तो इफ द कुंडली सेज दैट योर 7th हाउस इज नॉट गुड, that was malefic in your previous life, you didn't have a nice married life, so you should be getting married and doing justice to that house. मतलब जिस तरह से ओवरऑल अगर इसको समझा जाए तो जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी सोच है कि ये काम नहीं करना, तो उससे हमारे ग्रह पीड़ित हो रहे हैं, हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रह तो पीड़ित हैं ही हैं, हमको तो उनसे अलग सोचना है ना। हमको तो अलग सोचना है कि हमको तो बियॉन्ड सोचना है। अगर हमने बियॉन्ड नहीं सोचा, अगर मैंने बोला कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा ये होना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही करना है, तभी मैंने उसके बियॉन्ड सोचा। बिल्कुल सर, क्या कुंडली से हम ये पता लगा सकते हैं, जैसे अगर मेरी कुंडली हो तो क्या मैं ये पता लगा सकती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसा व्यक्तित्व होगा, ये सब मैं कुंडली से पता कर सकती हूँ? बता दूं क्या? और अपना हॉरोस्कोप तो मैं बताता हूँ कैसा होगा। अच्छा, मतलब हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि आपका जो हॉरोस्कोप होता है, आपने अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखा भी नहीं है, लेकिन आप अपने 7th हाउस को रीड कर सकते हैं कि आपका जो हस्बैंड है वो होने वाला कैसा होगा। अच्छा, यही नहीं, उसका आचार व्यवहार, उसका उसका डील डॉल, राइट, ये हम सब पता कर सकते हैं। उसका नेचर, सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेचर हम उसका पता कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू। देन उसका कितना धन रहेगा उसके पास, क्या काम करेगा, वो नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, ये हम पता कर सकते हैं। दिस कैन बी एक्चुअली रेड थ्रू द हॉरोस्कोप। उसका परिवार आपके परिवार से ऊंचा होगा या नीचा होगा, दिस कैन ऑल्सो बी रेड। तो हम बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी शादी जो है ना वो कैटरीना कैफ से हो, लड़कियां सोचती हैं कि ऋतिक रोशन से शादी हो, ऐसा मुझे चाहिए व्यक्ति, ये सोचते हैं ना। लेकिन आपके
हॉरोस्कोप में तो जेठालाल है मान लीजिए तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शादी इवेंचुअली होगी उसी से आपकी, और आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। जो प्रेशियस ईयर थे कि यार कहाँ है ऋतिक रोशन, कहाँ है आमिर खान, कहाँ है सलमान खान, आप यही ढूंढ रहे हैं। और जबकि वो ऐसा है नहीं, आपका होना तो है दूसरा। मैं जेठालाल तो मजाक की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता बिल्कुल है, कुछ हो राइट, सकता और है, वो yes, कुछ भी yes. हो सकता है, राइट। तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड यू शुड हैव दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज। कोई और कुंडली में देखो ना देखो, कम से कम ये समझ लो कि भाई आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए अपना रिश्ता देखते हुए, मान लो, या डेट कर रहे हो, तो आपने 2-4 डेट कर दी और उसके बाद भी आपका जो है वो आगे दाल गल नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर थॉट प्रोसेस एंड द सिलेक्शन प्रोसेस। एक बार कुंडली दिखा के ये देख लो कि मेरे होने वाला जीवन साथी या जीवन संगनी कैसे होगी, क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, एक बार ये देख लो। परिवार कैसा होगा, ठीक है, तो ये देख लो और पता लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, ये तो आप जब मैरिज की बात करें तो लव मैरिज का ना जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है यूथ के अंदर कि भैया मेरी लव मैरिज होगी नहीं होगी। इसमें एक चीज़ मैं बहुत डीपली आपसे समझना चाहता हूँ। आज की डेट में लव मैरिज लोग कर लेते हैं, वो ज्योतिष का सहारा नहीं लेते, उसमें सिर्फ हाँ भैया मेरे को ये पसंद है, मैंने इससे शादी कर ली। अब दिक्कत आगे क्या होती है कि सामने वाले की जो फैमिली पेरेंट्स है उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कोई अपनी कुंडली का विश्लेषण कराता है एक ज्योतिष के पास जाकर, क्या कुंडली में ये पता लग सकता है कि आफ्टर लव मैरिज उसकी फैमिली इन एक दूसरे की फैमिली को अपना पाएंगे या नहीं? क्या बात कर रहे हो यार, ये तो पहले से तुमको पता होगा कि तुम्हारी मम्मी जो है वो इस रिश्ते के लिए तैयार है कि नहीं है, तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए तैयार है कि नहीं है, या फिर कन्वर्सली उस लड़की के पेरेंट्स तैयार है, ये तो पता लग जाएगा आपको। लेकिन बात ये होती है, दिस इज नॉट थिंग। लव मैरिज के अंदर जो एक प्रॉब्लम होती है, वो देखने वाली बात क्या होती है कि ये एक बहुत सिंपल सी सेइंग है कि द सन शाइन्स वेरी डिफरेंटली आफ्टर मैरिज। आप किसी के साथ डेट करिए और उसके साथ 4 साल, 6 साल, 8 साल डेट करिए, शादी कर लीजिए, 3 दिन में लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई पहले भी हुई होगी, लेकिन ये वाली काफ़ी कसके हो जाएगी, क्योंकि वो 50,000 साल का डीएनए जागृत हो जाता है कि मैं शौहर हूँ, और ये बात, वो बात, फलानी बात, ये आप इसको रोक ही नहीं सकते। जब तक वो लवर था या वो मतलब कि प्रेयसी थी, तब तक इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। बट वंस इट गेट्स मैरिड, तूने मम्मी को नमस्ते नहीं करी मेरी, तूने बुआ जी के पैर नहीं छुए, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं पूछा, तूने वो नहीं किया। और लड़की भी ऐसा नहीं है कि वो पीछे रह जाती है। वो तुमने, मेरी माँ का फ़ोन आया था, तुमने जवाब ही नहीं दिया, तुम मेरी बड़ी बहन बात कर रही थी, तुमने उसको देखा नहीं, मतलब वो जो केमिस्ट्री शादी से पहले थी वो शादी के बाद रहती नहीं है, वो डिफरेंट हो जाती है बिल्कुल। तो यही कुंडली मिलान होता है, यही कुंडली मिलान होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर भाई किसी से तुम बहुत प्रगाढ़ता से लव कर रहे हो, तो हो सकता है कि तुमको सब बातें पता लग जाएंगी, लेकिन तुम्हें वो बात पता नहीं लग सकती जो कि शादी के बाद तुम्हारे साथ होने वाली है। ये नहीं ज्योतिष बता सकते, ज्योतिष नहीं, उसको नहीं पता लग सकता। ज्योतिष तो बता देगा कि तुम्हारी चलेगी नहीं है, हम यस हम बताएंगे कि आपकी कंपैटिबिलिटी इस अवसर पे नहीं है। अच्छा, मेरा एक प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं कि जब जिनकी शादी हो जाती है, लव मैरिज खास तौर से, आजकल तो सारी लव मैरिज ही होती हैं वैसे, तो अगर उनकी प्रॉब्लम चल रही है शादी के अंदर, तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई कैसे हम इस शादी को अच्छा कर सकते हैं, और किस किस चीज़ों को तुम दोनों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, जो तुम पहले करते थे, जो उसको तुम पहले तवज्जो नहीं देते थे इस बात पे, वो अब दो वाली बात पे। हॉरोस्कोप से ये पता लग जाएगा कि शादी के बाद कौन कौन सी ऐसी घड़ियां आएंगी जब छोटी सी चिंगारी आग पकड़ सकती है, और कौन सी ऐसी बढ़िया से बढ़िया चीजें आएंगी कि बड़ी से बड़ी आग भी शांत हो सकती है। ये सब बातें जो हैं वो हॉरोस्कोप से पता लग सकती हैं, थ्रू द ट्रांजिट्स एंड थ्रू द दशास पता लग सकता है। तो मैं तो उन सब जोड़ों से कहूँगा कि जिन्होंने शादी करी है और जिनको हल्का सा लग रहा है कि यार खटाई पड़ रही है, दूध अब फटने सा वाला है, तो जो है कुंडली को एक बार दिखाए, एक बार ये समझने की कोशिश करे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आनी है, क्या चीज़ करनी है। कॉम्प्रोमाइज़, देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के चल नहीं सकता। मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कि आप कभी हॉस्टल लाइफ में रहे हो, तो आपके साथ में जो एक रूम शेयर करता है उसके साथ भी तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो कहता है भाई रात को 11 बजे के बाद पढ़ेगा नहीं, लाइट बंद कर दियो, तो आपको बंद करनी पड़ती है, वरना अगले दिन ही बंद हो जाएगा।
अगले दिन ही लड़ाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यू हैव टू स्ट्राइक अ कॉम्प्रोमाइज। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, तभी आपकी चलेगी। और वो क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। हाँ बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए आप। कुंडली देख के बताऊंगा ना यार। अच्छा एक चीज मैं और पूछता हूँ। हाँ बताओ। कुंडली देख के आप ये बता देते हैं कि आपको क्या कुछ करना है, ठीक है? अगर किसी ने लव मैरिज कर ली और कुंडली देख के ये पता लग रहा है कि भैया इनकी शादी ज्यादा नहीं चल सकती, इनका डाइवोर्स भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या वो डाइवोर्स को रुक सकता है? एक ज्योतिष और डाइवोर्स को रोक सकता है? देखो क्या होता है कि अगर डिवोर्स होने वाला है कुंडली के अंदर, तो मैं कहता हूँ डिवोर्स कर लो। मैं कहता हूँ जाओ, पक्का? अलग अलग हो जाओ। क्योंकि क्या है कि धीरे धीरे ना वो अपने अपने किरदारों में पक जाते हैं। हाँ जो भी हस्बैंड और वाइफ होते हैं पक जाते हैं, और धीरे धीरे जो नफरत होती है वो बढ़ने लगती है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो एक कॉम्प्रोमाइजिंग की जो स्टेज होती है उससे वो बाहर निकल जाते हैं। तो अब इंडिया इतना ख़राब बचा नहीं कि रीमैरिजेस नहीं होती। इंडिया के अंदर अब जो है वो रीमैरिज का चलन चल चुका है। अब छोड़ने को बहुत ज़्यादा, कम से कम मेट्रोपॉलिटन बुरा नहीं मानते हैं, तो कर लेना चाहिए यदि कुंडली नहीं बोलती है। लेकिन वो परिवार जिसके अंदर शादी को टूटना एक टैबू अभी भी माना जाता है, या कहते हैं कि वो लड़की आ गई घर, या वो लड़के की छूट चुकी है शादी, उसको टैबू माना जाता है, तो ज्योतिष उसको बचा भी सकता है। लेकिन क्या है कि यदि वो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर सिर्फ मेरी बात ही माने, तब बच जाएगी। यदि वो मान लो फिर से समाज के इन्फ्लुएंस में आएगा, या फिर अपने अपने इधर उधर के लोगों के इन्फ्लुएंस में आएगा या आएगी, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो आई नॉर्मली से कि आप अलग हो जाइए एंड ट्राई टू। फिर मैं क्या देखने की कोशिश करता हूँ कि रीमैरिज होगा कितना अच्छा है, रीमैरिज कितनी अच्छी चलने वाली है, नहीं चलने वाली है, ये देखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा आपने ना यहाँ पे दो बातें कर दी जी कि डाइवोर्स दे दो, ठीक है, और उसके बाद आपने फिर उसको कवर अप करते हुए एक चीज़ कह दी कि मैं वो ठीक हो सकती है। ये आपके लिए नेगेटिव कमेंट भी आ सकते हैं। देखिए, मैं अपने नेगेटिव कमेंट से नहीं घबराता। हाँ मैं जो हूँ एक बात बिल्कुल सच्ची ये कहना चाहता हूँ कि यदि कुंडली के अंदर हैप्पीनेस नहीं है इकट्ठे रहने के बाद, हाँ आप अपनी दादी से पूछिए जाके, हाँ कैसा रहा आपका गृहस्थ जीवन, पूछिए, तो 10 में से 7 दादियाँ बोलेंगी कि बहुत जालिम थे तुम्हारे दादा। हाँ राइट? उस समय उनके पास अधिकार नहीं होता था जी शादी तोड़ने का, क्योंकि उस समय अबला होती थी, वो असहाय होती थी। उनके फादर भी मना कर देते कि मेरे पास मत आ जाना, और उनके यहाँ पर तो दिक्कत थी। हाँ मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल। उस लेडी को यदि लिबरेशन मिला होता, हाँ उसको ये अधिकार होता छोड़ने का, तो कम से कम वो जो लाइफ जिसके बारे में वो जो ओवरऑल समराइज करके कहती हैं कि बहुत जालिम थे वो तो कम से कम ना कहती, खुश होती ना। तो हैप्पीनेस इज व्हाट वी वांट इवेंचुअली। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको यदि हैप्पीनेस इस रिलेशनशिप से मिलने वाली नहीं है, जो मैं पढ़ सकता हूँ आपके, तो आपको छोड़ देना चाहिए, ये मैंने कहा। और जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं हम डिराइव कर सकते हैं, हमारे समाज के अंदर प्रेशर्स हैं, मेरे माँ बाप का इज्जत नीचे हो जाएगी, और लड़की कहती है कि मैं इतनी काबिल नहीं हूँ, उसके अंदर इतना, बहुत सारी लड़कियाँ अच्छा कमाने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, तो फिर मैं तरीके बताता हूँ कि किस प्रकार से आप रह सकते हैं। अच्छा इसके लिए रेमेडीज होती हैं? रेमेडीज पहले मन को मतलब प्रबल करने की होती है, और फिर उसके बाद तो सब कुछ रेमेडीज से हो जाता है। चलिए आगे रेमेडीज पे भी बात करेंगे। जी, बिल्कुल। जी। अब मेरा ये सवाल है, जैसे आपने कहा अब अगर डिवोर्स पे बात शुरू ही हुई है, तो सर बहुत सारे ऐसे कुंडलियां हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनकी कुंडली में तो डिवोर्स का पूरा वो है, योग है कि आप जो है साथ नहीं रह सकते हैं, आपका तलाक होना है। लेकिन पति पत्नी घर में खुश है। अब जो है पत्नी को पता है कि मेरी ज्योतिष ने मुझे बताया है कि तुम्हारी कुंडली में डाइवोर्स है, लेकिन मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है, मैं खुश हूँ, हस्बैंड भी बहुत अच्छे से रख रहा है, दोनों के बीच में बातें भी बहुत अच्छी से हो रही है, लेकिन वो टेंशन है कि ज्योतिष ने कहा है कि तुम्हारा इस साल डाइवोर्स होना है। तो ये क्या है, मतलब क्या ये दर्शाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अच्छा एक बार बताइए कि सब बताइए भाई, कि मान लीजिए कि आपके पास एक गुसलखाने में बाल्टी पड़ी है गर्म पानी की, और उससे यदि आपने स्नान किया तो आपके फफोले पड़ जाएंगे, मान लीजिए।
तो ये तो सबको पता है कि आपका कुंडली खराब है, शादी करोगे तो डिवोर्स हो जाएगा। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या होता है? इसका उपाय ये होता है कि एक बाल्टी और लेकर आओ, उसमें ठंडा पानी डालो और उसको आपस में मिक्स करो। एक बाल्टी एक ना बना के 2 बना लो, और ठीक है, और बड़े प्रेम से स्नान करो। और यही होता है मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप, कि आपने क्या किया कि एक गर्म कुंडली को एक ठंडी कुंडली के साथ मैच कर दिया। अब अगर वो मैच हो गई है तो उनका तो बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि वो तो गुनगुना पानी हो गया। ओके। राइट। और आपने मान लो ये ध्यान ही नहीं दिया और आपने गर्म कुंडली को गर्म कुंडली से मैच कर दिया, या बहुत ठंडी कुंडली को बहुत ठंडी कुंडली से मैच कर दिया, तो क्या होगा? बाजे बजेंगे वहां पर। बिल्कुल क्राइसिस रहेंगे। अच्छा, जो लाइफ में लिखा गया, कहा जाता है कि जब इंसान जन्म लेता है, पैदा होता है, तो ईश्वर ने उसके बारे में लिख दिया गया उसके कर्मों के आधार पर कि आपकी लाइफ में अब ये होने वाला है जो आपने पहले किया। तो एक ज्योतिष बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज के डेट में ज्योतिष को ना लोग भगवान की तरह पूजते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, सबको उनकी पूजा तक भी आज के डेट में लोग कर रहे हैं। तो एक ज्योतिष जो लिखा गया है सर, बहुत सारे आज में ज्योतिष जो खुद को गुरु मानते हैं, उन्हें लगता है कि मैं परमात्मा हूँ लोगों के लिए। तो जो लिखा गया वो तय जो चीजें हम बदल सकते जितने हो। पूजे गए वो जेल चले गए। ये आपने सही कहा। इसलिए लोगों को ये कहा जाएगा, पूजना नहीं है, समझना है। समझना है। कोई भगवान नहीं है, भगवान तो ऊपर ही बैठे एक हुए ही हैं, है। एक ही हैं, और हम तो सिर्फ एक माध्यम है बताने के लिए। जी। कोई भी बता सकता है, उसमें क्या बात है? जिसने पढ़ लिया वो आचार्य हो गया, उसमें क्या बात है? तो मेरा जो सवाल वो ये है कि जो चीजें लिखी जा चुकी हैं, जो तय है, क्या एक ज्योतिष उन्हें बदल सकता है? यार आपने मेरे क्वेश्चन सुने नहीं, इसका मतलब मैं आंसर सबसे पहले ये दे रहा था कि जब आपकी कुंडली बनती है, हाँ। वो कुछ लिखा गया, ये इस जन्म का तो है ही नहीं ना, ये हमारे कर्मों से ये जो हमें आपके मिल रहा पिछले है। जन्म का है। और आपको ये बताया गया कि ये आपके साथ होगा, ठीक है। अब आप सोचने पड़े हो यार, अगर इसके अंदर एक्ट नहीं किया तो ऐसा ही होगा जैसे मैंने पिछले जन्म में जिया था। हाँ। इस जन्म में जीने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, फ्री विल जुपिटर से काम करना पड़ेगा। और फिर अगर सपोज एक ज्योतिषी ने कह दिया कि आपकी मैरिड लाइफ खराब है, ठीक है, उसने कहा कि आपके करियर के अंदर दिक्कत है, तो आपका अब उद्देश्य क्या है? ये थोड़ा ना कि आपकी मैरिड लाइफ खराब होगी, आपका उद्देश्य ये है कि मुझे अपनी मैरिड लाइफ ठीक करनी है। यही तो एस्ट्रो ज्योति है, ज्योतिष तो यही है ना। ज्योति दी आपको कि भाई आगे देखो गड्ढा है, ये थोड़ा ना कि कार जाकर उसमें ताड़ से मार देनी है। आपको तो लेफ्ट राइट करना है ना। आपको मैंने बताया कि आपकी कुंडली के अंदर योग है। आप मान लीजिए कि अपनी गर्लफ्रेंड की कुंडली में लेकर आए कि इससे मैं शादी कर लूं, मैं कहा भाई इससे मत करना, इससे दिक्कत हो जाएगी। आपको सर इससे बचने का क्या तरीका है कि मैं इसी से कर लूं, मैं कहूँ इसमें बहुत कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल जो है जितने मतलब गुरूर के आदमी हो, मतलब सारा का सारा स्विच ऑफ कर दो, तब जाकर बात बनेगी। अब आप अगर आपका सिर्फ उद्देश्य शादी करना है तो आप कहोगे हाँ मैं स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन यदि आप सोच समझ रखते होंगे तो कहेंगे यार कैसे कर दूंगा यार, मैं तो इस प्रकार से ऐसे एक्ट करता हूँ, ऐसे एक्ट करता हूँ। तो बात वो है कि आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं और तब चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। यदि आपने चेंजेस नहीं किए तो जैसे आपका पिछला जीवन था वो कट पेस्ट होके यहाँ पर फिर से फाइल पेस्ट हो जाएगी, सेम। क्या सर ऐसा होता है जैसे आपने बताया कि ये जो कुंडली होती है तो हमारे पिछले जन्म की है, हमने जो कुछ किया है वो सब कुछ है। क्या मान लीजिए जैसे किसी को शादी करनी है तो क्या वो ये पता कर सकता है कि मेरी जो शादी होगी क्या वो मेरे पूर्व जन्म के जीवन साथी के साथ होगी या नहीं होगी? इसी के तो हम बैठे हैं। अच्छा। यही तो हम करते हैं, हम यही तो बताते हैं आपको कि भाई ये जो चल रही है तुम्हारे साथ, या जो ये चल रहा है तुम्हारे साथ, ये कितने दिन से चल रहा है। अच्छा। और ये कितने दिन और चलेगा, ये आखिरी है। अच्छा। तो ये तो बहुत आराम से पता लग जाता है। हाँ। लेकिन टेक्निक चाहिए होती है, जैसे मैंने बताया कि कम से कम 50,000 कुंडली पढ़ना पड़ता है तो आदमी को तब जाके बात बनेगी। सर जब कुंडली की बात करिए, एक चीज समझना चाहते हैं, कुंडली जब बनती है किसी की तो उसका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये नहीं है तो प्रॉपर कुंडली नहीं बन सकती। लेकिन जब हम पहले के टाइम की बात करते हैं ना, अपनी जनरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे बर्थ टाइमिंग क्या होता था, मम्मी से अगर पूछा जाए पापा से कि हाँ तुम 5, 5:30 बजे या 5:15 बजे, अधिकतर जो लोगों को यही टाइमिंग पता होती है, एक्यूरेट उन्हें नहीं पता होती। तो एक ज्योतिष एक कुंडली को प्रॉपर किस तरीके से बनाएगा? बर्थ टाइम रेक्टिफाई करके। वो कैसे हो पाएगा सर? वो जब पैसे दोगे तो मुझे तो हो जाएगा। यहाँ पे हम कैसे समझे बिना पैसों के? देखो उसमें ना बहुत परिश्रम करना पड़ता है एस्ट्रोलॉजर को। अच्छा। और वो मतलब मैं तो मजाक की बात कर रहा था जी। कि उसमें करना क्या होता है कि आपने बताया कि मान लीजिए कि मैं सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में पैदा हुआ, हाँ। और 5 से 5:30 के बीच में आपका जो लग्न है वो बदल गया। हाँ।
आपका D9 चार्ट बदल गया, D10 चार्ट बदल गया, और ना जाने कितनी बार D16 और D30 और D60 चार्ट बना। ये सारे चार्ट्स होते हैं, इनको फाइनल चार्ट्स बोलते हैं, अच्छा षोडश वर्ग। जी। तो हम जो है आपको बुलाते हैं अपने पास, अपने सामने बिठाते हैं और कहते हैं बेटा सारी की सारे इवेंट्स जो अब तक हुए हैं जीवन में वो लिख दो, जो आपको याद आते हैं, जो आपको याद है। यानी कि शादी कब हुई, बच्चे कब हुए, कब ग्रेजुएट किए, बड़ी बहन कब पैदा हुई, छोटा भाई कब पैदा हुआ, सब चीज़ें, फादर मदर हैं और कैसे हैं, तबीयत कैसी रहती है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कैसे हैं, तबीयत कैसी रहती है, सब बातें लिखते हैं जो आपको याद आती हैं। प्रॉपर्टी कब खरीदी, कब बेची, राइट, ये सब, फॉरेन ट्रिप्स कब किए, कब बेचे, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ये। तो जब एक बार वो आपके सारा आ गया तो वो मेरे पास आपके सीक्वेंस ऑफ इवेंट आ गए। मेरे पास आपका चार्ट है 5 बजे से लेकर 5:30 बजे का। अब मैं डालना शुरू किया कि ये वाला इवेंट इसमें नहीं बैठ रहा है तो उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो उसको चेंज किया, उसको थोड़ा चेंज किया। इसी तरह से 16 चार्ट्स इकट्ठे रखे जाते हैं, उनको चेंज किया जाता है। और जब ये जितनी चीज़ें आपने लिख के दी होती हैं और जो कुछ मैं पूछता हूँ आपसे, वो जब 16 चार्टों के अंदर फिट हो जाते हैं तो वो टाइम जो है वो सिंक हो जाता है। तो उसको कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है और उसमें टाइम लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपर्टीज लगती है। No one can do it. Very less people in this धरातल India can do it for that matter. मतलब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो आ टाइम सकते नहीं है, हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि टाइम भी है हाँ तब भी एक बार बर्थ टाइम रेक्टिफाई कराओ। बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर टाइम गलत बताया हुआ है, हाँ या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर भी 10-15 मिनट तो बहुत मामूली सी बात है। उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि 2 बजे पैदा हुआ कि 2:15 बजे पैदा हुआ, 2:15 लिख दिया नर्स ने, मान लो, तो आपका टाइम गलत है। तो यदि आपको फाइनल प्रेडिक्शन चाहिए, फाइनल प्रेडिक्शन जब कब होती है पता है? फाइनल प्रेडिक्शन होती है कि 2 लड़कियां हैं, मैं बस कौन से शादी करूं, ये होती है फाइनल प्रेडिक्शन। अच्छा 3 नौकरियां मिली हुई हैं यार, तीनों जगह से आए हुए हैं, एक से बढ़कर एक नौकरी है, कौन सी करूं? अच्छा ठीक है ना। जब आपको कोई चीज़ ऐसी सेलेक्ट करनी हो जब आप बहुत बड़ी दुविधा में हो और आप किसी से पूछने के काबिल नहीं हो उसके लिए, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से बताएंगे। माँ कहेंगी यार तू घर के पास में जो नौकरी हो वो कर ले। सही बात है। क्योंकि सब बायस्ड होते हैं ना, आपके प्रति सारे लोग बायस्ड हैं। फादर से पूछोगे वो अपने हिसाब से बताएंगे। कोई चीज़ तो अनबायस्ड पूछने के लिए तो आपको अपने बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ। सर अगर हम बात करें ज्योतिष की, तो क्या ज्योतिष जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है, या फिर बाकी धर्म के जो लोग हैं वो भी इसका पूरा मुनाफा ले सकते हैं? ये क्वेश्चन किसके लिए है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर करता हूँ। मेरे पास बहुत क्लाइंटेल है पाकिस्तान से, ओके। बहुत क्लाइंटेल है बांग्लादेश से, बहुत क्लाइंटेल है श्रीलंका से, बहुत सारी। और वहाँ के तो पता ही है आपको, जैसे मान ली बांग्लादेश के हैं तो वो मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान के हैं तो वो मुस्लिम्स हैं, और काफ़ी सारी क्लाइंटेल है। जिसको इस विधा के ऊपर विश्वास है उसके लिए है। अब मान लीजिए कि मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अरे सर हमारे पास तो बर्थ टाइम होता नहीं है, हमारी माँ ने तो बनाया नहीं, और नजूमी से ने कभी बताया था, नजूमी बोलते हैं ना जो चार्ट्स पढ़ते हैं, तो हमें बताया था ये टाइम था, लेकिन हम इसके बारे में मुतमैन नहीं हैं, कैसे हो? तो मैंने कहा चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ बैठिए। तो वो जिनको विश्वास होता है वो आते हैं। और किन को विश्वास होता है पता है आपको? किन को होता है? आप बताएंगे? अच्छा आप नहीं बता सकते इसमें? नहीं आप बताएं। जिनको स्टेक लगा होता है, जिनके पैसे लगे होते हैं, स्टेक्स, जिनके स्टेक्स होते हैं, एग्जैक्टली जिनके स्टेक्स होते हैं, जो फिल्मी है, मतलब इतने सारे टीवी आर्टिस्ट पाकिस्तान के जिनको आप देखती होंगी पाकिस्तानी सीरियल्स के अंदर, मेरे क्लाइंट्स हैं। अच्छा जी जी, राइट। वो उनको ये धड़का लगा रहता है कि क्या होगा मेरा, ये कब अप डाउन आएंगे। मैरिज की बात होती है बहुत सारी, राइट। मैरिज इससे कर ली, अब उससे छोड़ दी, वहाँ से तलाक हो गया, वहाँ से छूट गई, ये सब लगा रहता है। वहाँ से खुला ले लिया मैंने, अब मैं वहाँ जाऊँगी, तो ऐसे बहुत रहते हैं। तो इट इज़ नॉट, दिस इज़ हाउ योर बिलीफ सिस्टम इज़। मेरे पास बहुत सारे यूरोपियंस हैं, राइट, वहीं के, वो लोग इसको जानते हैं और वो लोग पूछते हैं। मेरे पास बहुत सारे अमेरिकन्स हैं, इंडियन अमेरिकन्स नहीं, जो वहाँ के मूल अमेरिकन्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं। तो ऑल क्रॉस सेक्शंस ऑफ द पीपल आर देयर, अफ्रीकन्स, अफ्रीकन्स आल्सो।
राइट। तो वो हार्डकोर क्रिश्चियंस होते हैं, फिर भी वो पूछते हैं। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर। हर कोई जिसको इस पे विश्वास हो जाता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसी है कि इस पे विश्वास होना सहज है बहुत। क्यों? क्योंकि जब आदमी खुद उसको पढ़ना शुरू करता है ना, तो धीरे धीरे उसको लगता है कि यार इट इज मेकिंग सम सेंस। ऐसा नहीं है कि ये कुछ सेंस नहीं बना रही है, ये मतलब ये बिल्कुल वेग आर्ट है कि आंखें बंद करी या शक्ल देखी और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, नहीं, ये साइंस है। तो वो जब ये लोग जो होते हैं वो जब मुझसे बात करते हैं तो उनके पास 30-35% नॉलेज होती है एस्ट्रोलॉजी की, कम से कम अपने चार्ट की तो होती ही है उनको, और तब वो बात करते हैं। तो कोई भी कर सकता है इसको। अच्छा, जो आप भविष्यवाणियां करते हैं, जो प्रिडिक्शन आप करते हैं, क्या गलत साबित हुई है कभी? यार सब बातें घुलवाल हो गए क्या? जब आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं सर, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा ना हमें भी। देखो ऐसा है कि जब हम शुरुआत में करते थे एस्ट्रोलॉजी, हाँ। जब हम नौजवान थे बिल्कुल, और हम सोचते थे कि हमसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं है, जी। तो हम कुछ किसी की चीज़ की भी प्रेडिक्शन कर देते थे, हाँ। तो उस समय गलत हो जाती थी। अच्छा। हाँ। और आज के डेट में कभी और ऐसा आज की होता है? डेट में हमको पता है कि ये गलत हो सकती है, तो हम करते नहीं हैं उसको। अच्छा। अब अगर हम बात करें मांगलिक की, बहुत सारे लोग मंगल दोष से बड़ा परेशान हैं सर। आज के समय में हम देख रहे हैं, और ये साल मंगल का साल है। लोगों का कहना है कि जैसे अगर हम शादियों की ही अभी पीछे बात कर रहे थे, जैसे कोई लड़की जो है वो मांगलिक है और शादी कर रही है, लेकिन लड़का मांगलिक नहीं है, तो कई ज्योतिष कहते हैं कि अगर मांगलिक हो लड़का तो ही शादी करनी चाहिए, लेकिन कई ज्योतिष कहते हैं कि अगर लड़का मांगलिक नहीं है तो पूजा पाठ करा के शादी की जा सकती है। दोनों में से सच क्या है सर? पहली बात तो एक बात मैं बताता हूँ कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो कि अपने आप से मुझे बताते हैं कि मैं मांगलिक हूँ, ठीक है। और उन बहुत से लोगों में बहुत से लोग होते हैं जो कि मांगलिक होते ही नहीं, अच्छा। और उनको ये किसी ने बचपन से बताया होता है कि मैं मांगलिक हूँ। हाँ। तो इसका मतलब जो मंगल दोष है ना, वो उसकी बड़ी तगड़ी भ्रांति है, और लोगों को पता ही नहीं है कि मंगल दोष क्या होता है। दूसरी बात, मंगल एक प्लैनेट है, 9 ग्रहों में से एक ग्रह है, थोड़ा सा फियरसम होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, तो वो ठीक है, कुछ विवाद कर सकता है, लेकिन बाकी 8 ग्रह तमाशा थोड़ा देख रहे हैं, कोई ताली थोड़ा बजा रहे हैं कि हाँ मंगल करते रहो हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे विरोध में भी होते हैं। तो मंगल बहुत हद तक न्यूट्रलाइज भी हो जाता है, बहुत हद तक। तो ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरी बात यह है कि आपकी बात पे बाद में आऊँगा, मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई मांगलिक है भी, तो उसका जो जीवन साथी बनेगा, और अगर वो शादी को इम्पैक्ट कर रहा है, तो बहुत हद तक वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। एक मंगल होता है जिसको हम बोलते हैं अष्टम मांगलिक। अगर वो लड़की के हॉरोस्कोप में है तो अपने हस्बैंड की लाइफ को कम कर सकती है, ठीक है। तो ये खतरनाक मांगलिक दोष माना जाता है पंडितों के सर्कल में। अगर कोई लड़की अष्टम से मांगलिक होती है तो वो पंडित जी बिना कुंडली मिलाए कहते हैं भाई इससे लड़की से शादी मत करना, ये अष्टम मांगलिक है, ये लड़के के ऊपर भारी पड़ जाएगी। भारी का मतलब ये नहीं कि वजन ज़्यादा हो जाएगा, भारी का मतलब ये है कि एज वो हर लेगी उसकी। हाँ। अब इसमें बड़ी सिंपल सी बात यह है कि वो लड़की क्या कर लेगी बेचारी। अगर लड़के की कुंडली के अंदर अल्प आयु योग है अपनी कुंडली के अंदर, तभी वो मंगल दोष काम करेगा। अगर लड़के की कुंडली के अंदर दीर्घ आयु योग है तो वो क्या कर लेगा मंगल उसका, वो तो उसकी कुंडली के अंदर मंगल बैठा है। अगर आपके प्लैनेट्स कह रहे हैं कि आपकी लॉन्जिविटी अच्छी है, आपकी आयु अच्छी है, तो अष्टम मांगलिक दोष भी भंग हो जाता है। तो पहली बात तो यह है कि पूजा पाठ तो एक बात की बात है, पहले तो कुंडली का सही मिलान होना चाहिए कि वास्तव में जो लोग डरा रहे हैं या जिससे हम डर रहे हैं। और बहुत लोग, मैं तो परेशान इस बात से हूं कि कोई आपको कह ही नहीं रहा, आप पता नहीं कहां से सॉफ्टवेयर से ये पता कराए कि आप मांगलिक हैं, और अपने आप को अपने मतलब शादी मैट्रिमोनियल के उस पर लिखा हुआ है कि मैं मांगलिक हूँ। अरे भाई तुमसे कौन कह रहा है लिखने के लिए मांगलिक हो? पहले कर किसी से जिसको पता है उससे दिखवा तो लो, क्यों बता रहे हो कि मैं मांगलिक हूँ? तुम हो ही नहीं, और अगर हो भी तो हो सकता है कि न्यूट्रलाइज हो जाए वो।
तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ की बात की है। पूजा पाठ तो जब कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, जब इस तरीके से, तो हम वास्तव में कहते हैं कि ये उपाय करो, इस प्रकार के उपाय कर लो ताकि कुछ लाभ होना शुरू हो जाए। देखिए, जब अब मांगलिक की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले ना एक चीज़ मेरे को आप समझाइए, मंगल दोष है या योग है, पहले इसको क्लियर कीजिए। यार, आपको आपकी कुंडली के बारे में पता है? हाँ, मेरे को कुंडली के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मैं मांगलिक हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ देख के बताया कि तुम मांगलिक हो। देख के बताया। मंगल कुंडली के अंदर अगर प्रबल है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को अच्छा करेगा, हाँ। आपकी एनर्जी लेवल को अच्छा करेगा। हाँ। अगर मंगल मंगल का जो काम है वो बता रहा हूँ, आपको खेल कूद में अच्छा बनाएगा। ठीक है। आपको, अगर आप सैन्य सेवा में जाएंगे वहाँ पर अच्छा बनाएगा। अच्छा। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएगा। आपको सर्जन बनाएगा। डाकू भी बना सकता है, लेकिन ये सब बनाएगा। तो अब ये सारी की सारी योग हैं कि दोष हैं, मुझे बताओ। ये तो योग हुए। योग तो फिर दोष कहाँ से हो गया? मंगल को अगर कोई नेगेटिव करेक्टर है, अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी माँ तो आपकी माँ है, बिल्कुल, पर आपकी वाइफ के लिए वो सास है। हाँ। अब बताओ, आप क्या बताओ, वो दोष है कि योग है? क्या है बताओ जरा मुझे। है तो वो योगी। आपके लिए तो वो योग देखने है। का नजरिया अलग है बस। देखने का नजरिया अलग है, राइट? कौन क्या देख रहा है ये देखने की बात है। तो आपकी माँ आपके लिए माँ है, तो वो तो मतलब पूजनीय हो गई सबसे। आपके लिए कुछ भी होगा तो वो आपकी माँ है, लेकिन आपकी वाइफ कहेंगी अरे तो मेरी सास से तो तुक्कम चीज हो नहीं सकती। जिस तरह से ना अभी जो ट्रेंड चल रहा है मांगलिक को लेकर ना, हर ज्योतिष को लगता है कि वो एक डायलॉग है ना मूवी का, मैं तेजा हूं मार किधर है, वही वाली हर ज्योतिष करता है कि अगर मैंने कहा मांगलिक हो तो आप मांगलिक हो। लेकिन उसका उपाय किसी के पास नहीं है। कहा जाता है अगर मांगलिक दोष है तो 29 साल की उम्र में जाके हट जाता है। ये सच है? 28 साल में। 28 साल की उम्र में? अच्छा। देखिए, हर एक ना ग्रह का एक एज होता है जब वो मैच्योर होता है, और उसके बाद वो फिर समझदारी की बातें करता है। जी। तो 28 साल के बाद मंगल जो है समझदारी की बातें करना शुरू कर देता है। वो इतना वॉलेटाइल नहीं होता। लेकिन उसके अंदर भी छोटी सी बात ये है कि पहले लोग जो है ना वो 21, 22, 23 साल की उम्र में शादी कर लेते थे। लेकिन आजकल बच्चे कर रहे हैं 27, 28, 30, 31 साल की उम्र में शादी। तो मैच्योरिटी थोड़ी सी देर से ही आती है मेरे हिसाब से, अभी नहीं आती, क्योंकि अभी तो बच्चे भी नहीं होते, तो मैच्योर कहाँ से होंगे? तो आप अगर 28 ना माने तो 32 साल मान लीजिए। 32 साल पे तो मंगल मैच्योरिटी पे आ ही जाता है। चाहे कुछ भी हो, तो वो दोष खत्म नहीं होता, लेकिन मंगल मैच्योर हो जाता है, तो उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा मानी नहीं जाती। दूसरी बात एक और है कि अगर किसी को वास्तव में मंगल दोष है, तो उसके स्पाउस की कुंडली के 3, 6, 11 जो घर होते हैं, उसके अंदर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हो तो वो मंगल दोष खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो बहुत सारे उपाय हैं पूजा पाठ के अलावा भी। जी। रिलेशनशिप को अगर हम इम्प्रूव करना चाहें सर, जैसे कि बहुत सारी, अभी हम इससे पहले भी हमने बात की, बहुत सारे लोग हैं, आपने खुद ही कहा कि एक प्रेयसी बनना और पत्नी बनना दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि अफेयर में थे तो बहुत अच्छा चल रहा था, शादी हुई तो सारी चीज़ें ख़राब होने लगी। तो इसके लिए जो रेमेडीज़ होती हैं, क्या वो इफ़ेक्ट करती हैं, वो कारगर साबित होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और रेमेडीज़, प्यार बढ़ाने की रेमेडीज़ होती हैं। तो एक रेमेडी है, अब बेसिकली क्या होता है, देखो, रेमेडीज भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है जेनेरिक रेमेडी की, सर में दर्द हो रहा है तो पैरासिटामोल खा लो या क्रोसिन खा लो, और एक होती है कि भाई डॉक्टर को दिखा लो जाकर। तो वो डॉक्टर वाली नहीं है, क्योंकि वो कुंडली देखकर ही पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिनके मियाँ बीवी के बीच में खटर बटर चल रही है उनके लिए, कि वाइफ के नाम का एक घर में पौधा लगा लो और उसको रोज पानी दो। हस्बैंड जो है ये काम करे, वाइफ अपने हस्बैंड के नाम का एक पौधा लगा दे, उसको रोज वाटर करे, मन से, प्यार से, अच्छे फूलों का लगाए, फूलों को आने दे, फूलों को ब्लॉसम खिलने दे, राइट? तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है कि आज वरुण का कमल खिल गया मान लीजिए। तो इस प्रकार से जो है वो पॉजिटिविटी आती है। दूसरी बात एक और है, वो वास्तु दोष को भंग करने वाली होती है कि जो ओरिएंटेशन है सोने का वो इंटरचेंज कर लो। नॉर्मली क्या होता है कि वाइफ एक ही तरफ सोती है, हस्बैंड एक तरफ सोता है, तो उसको वो इंटरचेंज कर लें तो उससे फ़र्क पड़ता है। ये बहुत अच्छे उपाय हैं। फिर एक पौधा आता है वज्रदंती का, राइट?
वो ऐसा नहीं है कि वो दांत साफ करने के लिए होता है, वो उसके पौधे फूल भी होते हैं उसको, तो उसको जो है वो जल देना शुरू कर दें दोनों के दोनों मिलके। अच्छा। घर में तुलसी दोनों इकट्ठे मिलके लगाएं, राइट। ये सब बहुत छोटे छोटे उपाय। गुरु की पूजा करें, जुपिटर की पूजा करें। जी। गुरु जो होता है वो बृहस्पति, वो परिवार का कारक होता है, बच्चों का कारक होता है, हस्बैंड का कारक होता है, प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है। तो जब दोनों मिलकर पूजा करते हैं तो पूजा किसकी करते हैं? प्रॉस्पेरिटी की, बच्चों की पूजा करते हैं, तो विवाद को भूल जाते हैं, राइट। तो ये सब काम होते हैं। लेकिन बहुत सारे विवाद जो होते हैं वो इसके बियॉन्ड होते हैं, परिवार के बियॉन्ड होते हैं, या फिर परिवार से अलग हटके ऐसे होते हैं कि किसी का कोई अफेयर चलने लग गया, ऐसे जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं। उस केसेस में ही कम काम करते हैं, उसमें कुंडली ही काम करे। अच्छा। अच्छा, जब कुंडली की ही बार बार बात हो रही है ना, कुंडली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी और है मेरे पास आपसे पूछनी है जो मुझे। कुंडली से आप ये बता सकते हैं कि किसी की मृत्यु कब होने वाली है? देखो भाई, मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं बताता नहीं हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये मेरा डोमेन नहीं है, ये अच्छा। ब्रह्मा जी का डोमेन है। जीवन मरण उनके हाथ में है। और जब हमने पढ़ी थी एस्ट्रोलॉजी, तो जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है या कुछ, तो 4 साल में पढ़ता है, 36 चैप्टर, 36 किताबें, सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ। तो उसमें से एक जो चैप्टर होता है या सब्जेक्ट होता है वो आयु निर्णय करना भी होता है, हमको सिखाया जाता है ये। और बहुत सारे मेथड्स होते हैं आयु को कैलकुलेट करने के। 5-6 से हम करते हैं, 82 मेथड्स होते हैं करने के, लेकिन 5-6 से हम लोग करते हैं। तो हम सबकी आयु की गणना करते हैं, अच्छा। सबकी। तो इसे खूब। टालने के लिए कुछ आप बताते नहीं है किसी को? तो हम जब पूरी मैं अभी आंसर करना है, तो पहले भी आंसर ही नहीं किया मैंने। तो आयु गणना करने का हमको पता होता है कि इसकी आयु क्या है। अब जैसे मान लो कि तुमने मुझे कहा कि शादी करनी है मुझे इससे, ठीक है, और ये लड़की है, तो मैं जो हूँ, जब आपकी कंपैटिबिलिटी कर रहा हूँ, जब मैंने पहले आंसर किया था, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि भाई एक जल्दी तो नहीं टपक जाएगा इसमें से। तो आयु की मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, तो आयु की कैलकुलेशन उस समय होती है, लेकिन वो आपको बताई नहीं जाती है। अच्छा। अगर वो नहीं पसंद आई, मैं मना कर दूंगा कि शादी मत करो भाई, क्योंकि बहुत काफी डिस्पैरिटी है एज के अंदर। तो यदि आपको बहुत जिज्ञासा होती है जानने की कि मेरी आयु कितनी है, तो मेरे पास बताने के लिए होता है कि अल्प आयु होगी, कि मध्यम आयु होगी, कि दीर्घ आयु होगी। दीर्घ आयु जो होती है वो 65 वर्ष से ऊपर की दीर्घ आयु मानते हैं। अब आप कहो कि ये तो कोई बात नहीं होगी दीर्घ आयु में, तो दीर्घ आयु के अंदर भी 3 सेगमेंट होते हैं। अच्छा। अल्प दीर्घ, मध्यम दीर्घ और दीर्घ दीर्घ। की आप मध्यम दीर्घ में आते हैं, कि दीर्घ दीर्घ में आते हैं, कि अल्प दीर्घ में आते हैं। तो ये सब जो है वो कैलकुलेट करने के हमारे पास विधाएं होती हैं। अच्छा। लेकिन जब हम पढ़ते थे एस्ट्रोलॉजी, हाँ। और जो ये पार्ट था उसके अंदर ये लिखा था साफ साफ कि यदि आप एज अ ज्योतिष किसी की आयु के बारे में बताते हैं और वो सत्य होता है, तो उसका पाप आपको लगेगा। अच्छा। अगर वो सत्य होता है तो पाप लगेगा। तो क्योंकि ये आपका डोमेन नहीं है, डोमेन ये ब्रह्मा साहब का है, ब्रह्मा जी, भगवान का। बिल्कुल। अब मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है। असल में क्या होता है सर, मान लीजिए जैसे किसी ने शादी की, ये बहुत सारे लोगों के, मतलब ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ख़बरें तो आजकल आज डालोगे तो एकदम उड़ती हैं। तो कई बार होता है कि मान लीजिए शादी हो गई किसी की, शादीशुदा लाइफ उनकी बड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन पति या पत्नी दोनों की ही बात करूँगी, कहीं ऑफिस में काम करते हैं और काम करते करते कोई अच्छा लग गया, या पति को कोई लड़की अच्छी लग गई, या पत्नी को कोई लड़का अच्छा लग गया, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। अब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। अब वो खुद ही कंफ्यूज है कि क्यों हो गया, मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब दोनों जगह बैलेंस करना पड़ रहा है। तो ये हमारी कुंडली में कैसे पता चलता है कि हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, या मेरे हस्बैंड का होगा, या मेरी वाइफ का होगा? क्या ये कुंडली से पता लगाया जा सकता है? ये बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, 100%। अच्छा। हाँ, और ये कभी भी चल नहीं सकता। अच्छा। हाँ, इसका भांडा फूटेगा ही फूटेगा। 1 साल में नहीं फूटेगा तो 2 साल में फूटेगा, 2 साल में नहीं फूटेगा तो 5 साल में फूटेगा, लेकिन फूटेगा जरूर। क्योंकि अगर आपने कोई सिन किया है, दिस इज अ सिन, ये एक पाप है, तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको आएगी आएगी, और वो आपके परिवार के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो आपने कहा कि ये पता लगाया जा सकता है कि नहीं, तो बहुत सारी लेडीज मेरे पास अपने पति का हॉरोस्कोप लेकर आती हैं भागी भागी, ये पूछने के लिए कि मुझे ये शक है, ये व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं आजकल, और इनका जो है वो
चल रहा है कुछ, अब आप बताइए कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर हम बहुत दुविधा में होते हैं कि क्या बताएं और क्या ना बताएं। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, हम उनके घर को जो है वो तहस नहस कर दें, या फिर हम जो है उनको ये कहें कि क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि वो आदमी जो है वो तो आया नहीं जिसको प्रायश्चित भी हो शायद, राइट। वो तो इस समय खूब बढ़िया से अपने जीवन को जी रहा है, और उधर लेडी परेशान है, या विपरीत भी केस होते हैं, और विपरीत केस ज़्यादा होते हैं आजकल, जब आदमी परेशान है कि उसकी वाइफ जो है वो सुन नहीं रही है, और वो बहुत मीटिंग्स में रहती है, रात को काफ़ी लेट आती है और बात ही नहीं मानती है, तो बहुत परेशानी का विषय होता है। लेकिन इसका उपाय होता है। सबसे पहला उपाय तो ये है कि हॉरोस्कोप मैच करके शादी करो, ऐसी लड़की से शादी मत करो या लड़के से शादी मत करो जो ऐसे प्रलोभन के अंदर बाद में परेशान करके अपने अपने पूरे गृहस्थ जीवन को खराब करे। और उसके बाद जो उपाय होते हैं वो बहुत सिंपल उपाय होते हैं, लेकिन जब वो किए जाते हैं तो जो ये डिटैचमेंट है ये हो जाती है, यानी कि हस्बैंड का उस लड़की की तरफ से डिटैचमेंट हो जाता है, या अगर वाइफ अगर किसी लड़के को चाहती है और वहाँ पर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर है, तो वो वहाँ से भी होना शुरू हो जाता है। तो एक उपाय पर, लेकिन हॉरोस्कोप बेस होता है। एक और छोटा सा सवाल इस पे सर, आप भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लगातार आप ज्योतिष में तो बहुत अच्छा खासा लंबा आपका एक्सपीरियंस है, ये स्थिति आती क्यों है, इसके बारे में? देखिए, ये तो सारी ग्रहों की पोजीशंस हैं, जिसके अंदर आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो 4th हाउस है, जो 11th हाउस है, जो 3rd हाउस है, ये पीड़ित होते हैं, या इसके ऊपर नेगेटिव बहुत सारे नेगेटिव ग्रहों का इन्फ्लुएंस होता है। और जब उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो वो नेगेटिविटी के रूप में जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ के या अपने पति को छोड़ के कहीं और आकर्षित होंगे। और बहुत बार तो मैंने ये देखा है कि दोनों को पता है कि ये वहाँ चला गया, उसको पता है कि वो वहाँ चली गई, लेकिन दोनों को क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी ऐसे घर की बनी होती है कि वो दोनों के दोनों जो हैं वो अपने अपने जीवन में खुश होते हैं, कहते हैं तुम अपने में देखो मैं अपने में देखता हूँ। सर, कुंडली का जो 5th हाउस होता है उसे हम शेयर मार्केट देखते हैं, अगर मैं सही हूँ तो अगर किसी का 5th हाउस जो है वो मजबूत है तो क्या सबको ही वो शेयर मार्केट लाभ देगी? या तुम ज्योतिष पढ़ रहे हो क्या? आपको देख देख के थोड़ा बहुत। नहीं, मैंने 5th हाउस तो यार देखो मेरी बात सुनो, 5th हाउस जो होता है वो बहुत सारे कामों का होता है जी। सबसे पहले तो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, हाँ। जो पढ़ाई करते हो जी। अगर मजबूत है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई अच्छी की होगी। जी। फिर उसके बाद लव लाइफ का होता है, हाँ। प्रेम का, जी। शादी से पहले वाला प्रेम, हाँ। वो 5th हाउस से देखते हैं। जी। उसके बाद आपके बच्चे, हाँ। ये 5th हाउस से देखा जाता है। ठीक है। ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं लाइफ की। जी। जी। इसको अर्ध भाग्य बोलते हैं, आधा भाग्य। तो 5th हाउस किसी का स्ट्रांग है तो ये चीजें अच्छी हो सकती हैं। जी। इंस्टेंटेनियस गेन्स का भी ये होता है, सट्टेबाजी का। हाँ। ठीक है, जी। सट्टेबाजी का अगर ये है तो इसके फिर कारक ग्रह होते हैं, उनको देखा जाता है। मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट की बात करते हैं, हाँ। तो 5th हाउस के साथ में जी। 8th हाउस भी देखा जाता है। अच्छा। 8th हाउस जो होता है वो भी इंस्टेंटेनियस गेन, या फिर ऐसी जगह से पैसा जहां से आप उम्मीद न करते हो वहां से पैसा आता है उसमें। जी। तो वो 8th हाउस देखा जाता है। हाँ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका बुध, जी। यानी कि मरकरी की पोजीशन क्या है। हाँ। तो जब आप एक बार मरकरी की पोजीशन देख लें, 5th हाउस की पोजीशन देख लें, 8th हाउस की पोजीशन देख लें, तब आपको बताया जाता है कि भाई साहब आप शेयर मार्केट में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि दीर्घकालीन कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म करना चाहिए या शॉर्ट टर्म करना चाहिए, इंट्राडे करना चाहिए या ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये 3 चीज़ों से पढ़ के आप बोल सकते हैं। अच्छा। तो आपका मुझे D10 चार्ट चाहिए, जी। होरा चार्ट चाहिए, D2 चार्ट चाहिए, और ये जो एक D1 चार्ट चाहिए उसमें से ये पोजीशंस हैं, और मैं आपको बता दूंगा कि आपको शेयर मार्केट से कितना और कब कब मुनाफा हो सकता है और कहाँ कितना लॉस हो सकता है। सर, 11th हाउस को भी तो हम पैसों के लिए देखते हैं। गेन्स का होता है वो, गेन्स के लिए होता है, मनी गुड़ का नहीं होता, वो कमाए हुए पैसे का होता है। अच्छा। जो पैसा ऐसे ही आ जाता है उसके लिए 8th हाउस और 5th हाउस ही देखा जाता है। 5th हाउस जो होता है वो और 8th हाउस देखा जाएगा।
सर अगर अब हम 10th हाउस की बात कर ले तो कहते हैं कि 10th हाउस से हम अपनी नौकरी देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, कैसा रहेगा, कैसा चलेगा, ये सब कुछ हम देखते हैं। अगर किसी का 10th हाउस पीड़ित होता है तो क्या मतलब फिर पूरी लाइफ हम लोग को स्ट्रगल ही करना है? आप तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर घुस गए। 10th हाउस अगर मैं आपकी बात करूं, हाँ। तो आपका 7th का 4th हाउस है, आपके पति का खानदान भी तो है वो। आपके पति का खानदान है वो। 9th हाउस का 2nd हाउस है, वो आपके धर्म की पॉजिटिविटी भी है, वहां से कि कितना आप उससे लाभ लेंगी, वो भी 10th हाउस में। अच्छा। तो पीड़ित जो होता है, जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पीड़ा हो तो करियर के अंदर पीड़ा हो जाएगी बहुत ज्यादा। किस चीजों से होगी ये देखी जाती है और कब होगी ये देखी जाती है। लेकिन अगर कोई पीड़ा दे रहा है तो कोई पॉजिटिविटी भी देगा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पीड़ा ही देता रहेगा। तो ये देखने आपके 5th हाउस का भी संबंध होता है, 7th हाउस होता है, और फिर जो है वो आपका 6th हाउस का भी संबंध होता है। तो जो हाउस का है उसका संबंध होना शुरू हो जाता है उस घर से। अच्छा सर, जब जन्म कुंडली में जो खाली घर होते हैं, जो हमारे खाली हाउसेज हैं, उनको कैसे हम जागृत कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? उनको क्या करना है? जागृत। जागृत क्यों करना है उनको? ये सही है या गलत है ये जागृत मेरे करना? को एक्चुअली बात समझ में नहीं आई। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जी। कि आपके 12 भाव होते हैं। हाँ, 12 भाव में आपके पास 9 ही ग्रह होते 9 हैं। गिरे जी। अगर हर एक भाव के अंदर एक ग्रह बिठा दें, हाँ, तब भी आपके 3 भाव जो है वो खाली रह जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक भाव हमारा भरा नहीं हो सकता। अच्छा। ठीक है, कोई ना कोई खाली होगा। लेकिन हर भाव का कोई ना कोई लॉर्ड होता है। मान लो कि आपका मोहल्ला है, आपके मोहल्ले के अंदर मान लो 12 घर हैं, तो 12 घर के अंदर हो सकता है कि 6 घर बिल्कुल खाली पड़े हों, हाँ। और 6 घर के अंदर पर उनके उनके मालिक तो होंगे उसमें। हाँ। आप जाकर कब्जा तो नहीं कर सकते उस पे। आपका उसका मालिक कहीं ना कहीं बैठा होगा, कुछ ना कुछ काम करता होगा, और घर की लाइट जलती होगी, बंद होती होगी, पानी आता होगा, सबके कनेक्शंस के बिल जाते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली होने की वजह से उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है या जागृत करने वाली। जागृत तो एक एक्टिवेशन टेक्निक होती है। वो डिफरेंट है। अच्छा। वो सालों के हिसाब से चलती है कि आपका कौन सा साल चल रहा है, कौन सा एक्टिवेटेड है, कौन सी दशा चल रही है, उसके हिसाब से एक्टिवेट होती है। कौन से ट्रांजिट हो रहे हैं उसके ऊपर से, उससे एक्टिवेशन होता है। खाली और भरे से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, ज्यादा ग्रह होते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ सकती है, अगर ज्यादा किसी भाव में ग्रह हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप अपना घर में सब्जी बना रहे हैं, उसके अंदर आपने सब तरीके के मसाले डाल दिए, तो फिर स्वाद थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो अगर एक भाव के अंदर बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे तो मतलब बहुत सारे मसाले आ गए, तो उसका भाव थोड़ा सा हल्का रह सर, सकता है। इस साल ना बहुत सारे ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन हो रहा है। मैं उसमें से 1-2 की बात करता हूँ। इसके अंदर जुपिटर की बात करते हैं, गुरु के बारे में। गुरु ग्रह, इसका ट्रांजिट होने वाला है, तो किन किन राशियों के लिए ये लकी रहेगा और किन किन के लिए अनलकी रहेगा? देखो, ऐसा है कि मैं ऐसा व्यक्ति ही नहीं हूँ किसी को अनलकी बताऊं, क्योंकि आपको तो जो भी आपको मैं डिफिकल्टी बताऊंगा, हाँ। वहां से आपको पॉजिटिविटी निकालनी ही है। और अगर आपको निकालनी नहीं आती तो मैं बैठा हूँ बताने के लिए। तो कोई भी ट्रांजिट जो है वो खराब नहीं होता। अच्छा। और कोई भी ट्रांजिट अच्छा नहीं होता। यदि आप जागरूक हैं, हाँ। तो आप सबको अच्छा कर सकते हैं। और यदि आप जागरूक नहीं हैं तो अच्छे को भी आप वो फल नहीं ले पाएंगे जो कि अच्छे के अंदर आते हैं। जी। जुपिटर जो है वो बहुत सारी राशि परिवर्तित करेगा। पहले 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, जो कर्क राशि में जाएगा। उच्च का भी हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास आते आते। तो ये जुपिटर के लिए कहा जाता है कि जुपिटर सिर्फ अपने भाव को या अपनी दृष्टियों के अलावा भी हर एक दृष्टि पे कहीं ना कहीं कारक होता है वो। तो सब राशियों के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है। नेगेटिव के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। राइट? आपको अगर ये लगता है या किसी ने ये कह दिया है कि नेगेटिविटी होने वाली है, तो मैं बैठा हूं ना उसको पॉजिटिव करने के लिए। मैं बताऊंगा कि कैसे पॉजिटिव होगा ये वाला। निश्चिंत होकर गुरु का लाभ लो। गुरु आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। गुरु आपको, किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा तो वो आपके परिवार को अच्छा कर रहा होगा। परिवार को अच्छा नहीं कर रहा होगा तो आपके बच्चों के लिए अच्छा कर रहा होगा। अब समझो कि गुरु के इतने सारे पॉजिटिविटी है। ठीक है? और गुरु की पॉजिटिविटी क्या है आपकी, कि गुरु आपके बच्चों को भी देखता है। हाँ। गुरु आपके वाइफ को भी देखता है। गुरु आपके प्रोफेशन को भी देखता है। गुरु सब चीज सबको देख रहा है।
अगर मान लो एक दो चीज़ों को वो खराब भी कर रहा है तो बाकी चीज़ों को अच्छी कर रहा है, आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि वो बच्चों को खराब कर दे। और जब आप किसी ग्रह को ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हो तो कहता है ले मैं काम करता ही नहीं। पता लगा कि बच्चों को वो दे रहा था पॉजिटिविटी, वहाँ देनी बंद कर दी, या करियर में दे रहा था पॉजिटिविटी, वो काम देनी बंद कर दी। तो हमको ऐसे नहीं छेड़ना है कि कोई उपाय करने हैं या किसके लिए खराब है, हमको ऐसा करना है कि वो जो दे रहा है वो तो ले लो चुपचाप, बाकी और जगह पर नमस्कार करके, ये करके वो करके कुछ, और उनसे भी प्रॉफिट ले लिया आपने। सर, ग्रहों की दशा और अंतर्दशा क्या प्रभाव डालती है हमारे ऊपर? देखिए ये भी एक बहुत जेनेरिक बात है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो ग्रह जो है वो कौन से भावों का अधिपति है, कहाँ का लॉर्ड है वो। अगर हमें ये पता चल जाए कि वो लॉर्ड कहाँ का है, और जो जो अंतर्दशा है वो किसके लॉर्ड की है, और वो कौन कौन से घर की बात कर रहे हैं, तो वो प्रभाव हम पे पड़ने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कि लग्नेश की महादशा चल रही है, तो यानी हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे स्वास्थ्य, हम जो हेल्थ है हमारी, उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देगी। और मान लीजिए कि जो अंतर्दशा है वो 4th हाउस की है, तो 4th हाउस के जो लॉर्ड है उसकी है, तो 4th हाउस का मतलब हमारा घर, हमारे घर के अंदर संरचना जो हो रखी है, घर खरीदना, गाड़ी, माँ, इनके ऊपर जो है प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो अंतर्दशा, और इस प्रकार से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वो शायद आप ना समझ पाएँ, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो ये समझ लेंगे कि जो जो दशानाथ होता है और जो अंतर्दशानाथ होता है, उनके बीच में बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए रिलेशन वाइज, कि वो कौन से भाव के अधिपति हैं। यदि वो आपस में उनका एक मित्र भाव है और वो मित्र राशियों से संबंध रखते हैं, और वहाँ पर कुंडली के अंदर मान लीजिए कि वो त्रिकोण और केंद्र के स्वामित्व रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा चलने वाला है, चाहे वो ग्रह नेगेटिव ही क्यों ना हो। और यदि वो संबंध 6-8 का है, यानी षडाष्टक है, 2-12 का है, राइट, तो ऐसे अगर नेगेटिव संबंध होंगे, तो यदि वो बहुत अच्छे मित्र भी होंगे आपस में, और भाव जो हैं उनके आपस में थोड़े से नेगेटिव हैं, तो उनका बहुत हल्का इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये थोड़ी सी बात है कि कभी भी हम आइसोलेशन में नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कुंडली में वो क्या बात कह रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जुपिटर की दशा मेरी बहुत अच्छी जा रही है तो सारी दुनिया की जुपिटर की दशा बहुत अच्छी जाएगी, ऐसा नहीं है। वो किसी की हल्की जाएगी, किसी की भारी जाएगी। अच्छा, फिर इसके अंदर एक बात और होती है, और वो होती है कि ट्रांजिट के साथ उसको एक बार तोला जाता है कि ट्रांजिट क्या है। तो दशा प्लस ट्रांजिट इज द रिजल्ट। अच्छा सर, पूरे पॉडकास्ट में जिस तरह से सारी चीज़ें अभी तक हमने करी हैं, मैंने शुरुआत में एक चीज़ कहा था कि आज के डेट में बाढ़ आई हुई है रेमेडीज़ को लेकर। हर किसी को लगता है मेरी रेमेडीज सच में करोड़पति बनाएगी, मेरी रेमेडीज़ आपकी लाइफ में ये बदलाव करेगी। मैं रेमेडीज़ के ऊपर आऊँगा, लेकिन पहले एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ। जब हम रेमेडीज़ करते हैं, कोई भी रेमेडीज़, जब भी फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो देख ली, आपने बताया कि रेमेडीज़ करेंगे आप करोड़पति बन जाएंगे। अब देखने वाला तो एक नहीं है, लाखों लोग देख रहे हैं, सबकी राशियां अलग हैं, सबका लगन अलग है, तो कैसे सबके लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है? क्योंकि राम और रावण की अगर हम बात करें, भगवान राम की, इन दोनों की राशियां सेम थी, लेकिन फिर भी दोनों का व्यवहार स्वभाव अलग अलग था। यार मेरी एक पॉडकास्ट, मेरा एक वीडियो दिखाओ जिसमें मैंने ये बात बोली है। मैंने नहीं बोली कभी ये बात मैं नहीं बोलता ये नहीं, बात। मैंने सिर्फ आपका एक एग्जांपल रखा कि अगर आपका ऐसा उपाय होता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, देखो मैं ना आपका हॉरोस्कोप नहीं पढ़ता। हाँ मैं सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं पढ़ता, मैं आपकी कामयाबी का नक्शा बनाता हूँ। जी, आई मेक यू विन। और मैं ये नहीं कहता कि करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे। जितना आपकी कुंडली के अंदर धन योग होगा वो आपको मिलना चाहिए। दिस इज माई ड्यूटी व्हेन आई रीड योर हॉरोस्कोप। तो बहुत बार आप जो हो वो ये सोचते हो कि मैं अरबपति बन जाऊंगा या करोड़पति बन जाऊंगा। पता लगा कि कुंडली के अंदर जो योग है उसको आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, उसको एक्टिवेट, जो आपके शब्द हैं, उसको ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे बन जाओगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द लक्ष्मी और द धन योगा इन योर हॉरोस्कोप। दिस इज द फर्स्ट थिंग, कि वो कितना बड़ा है। नंबर 2, वो किस चीज़ से एक्टिवेट हो रहा है। किस चीज़ से मतलब ये है कि आपका जो प्रोफेशनल परस्यूट्स हैं वो क्या है। आप नौकरी से उसको एक्टिवेट कर रहे हो, या आप जो हो उसको बिजनेस करने से एक्टिवेट होगा आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो ये देखा जाता है। एंड देन द एजुकेशन दैट यू शुड बी हैविंग फॉर दैट। ये तीनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तब आपका जाकर लक्ष्मी योगा एक्टिवेट होता है। अच्छा। तो
अगर आपको करोड़पति बनना है तो सबसे पहले तो ये एग्जामिन कीजिए कि कितने करोड़ लिखे हैं उसमें। ऊपर से जो आप प्रोफेशन कर रहे हैं, क्या दैट इज द मोस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट और एप्ट फॉर दैट और नॉट। एक बार ये आइडेंटिफाई हो जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन ये उपाय नहीं बनाएंगे। उपाय सबसे पहले ये समझना है कि वहां तक पहुंच भी सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। उपाय तो बहुत सारे हैं। हाँ। उपाय तो एक नहीं लाखों करना शुरू कर दीजिए। उपाय तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो तो उपाय उपाय बताना सही है। उपाय मैं देखिए किसी और की बात को मैं आई कैन नॉट से यस और नो, बट आई कैन से दैट नहीं, but as a आपको short, जिस तरह से आपकी नो चीज- नो आप दैट इज चीजें नॉट करते हैं, दैट इज मतलब। नॉट राइट। दैट इज जेनरिक उपाय आपके पास जा सकते हैं कि मैं कहूंगा कि देखिए विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, मैं कहूंगा कि माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट मत दीजिए, घर के अंदर खुशनुमा माहौल रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कीजिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कीजिए। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज बताऊंगा। सारी रेमेडीज उसी काम के लिए होती हैं। और अगर सपोज यही काम आप नहीं कर पाएंगे तो लाख पैसा कमा लीजिए, उससे करेंगे क्या? मतलब गलत नहीं कहेंगे, लेकिन आप कवर अप बहुत अच्छे से करके ले गए। शानदार। तो चलिए फिर रेमेडीज पे फिर भी आएंगे हम आपके साथ, बताइए क्योंकि आपकी रेमेडीज जब अलग हैं तो उसको अलग तरीके से ही लेके चलते हैं। बताइए। हेल्थ से रिलेटेड अगर है, लोग परेशान है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, थोड़े थोड़े टाइम बाद वो बीमार पड़ने लगते हैं, बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही, तो क्या करें जिससे सेहत ठीक रहे? तो देखो रेमेडीज के अंदर यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हाँ। तो इसका मतलब आपका 99% लग्नेश पीड़ित है। ठीक है। और लग्नेश यदि पीड़ित है तो जो लग्नेश है आपका उसके मंत्र करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका लग्नेश शनि है, हाँ। ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, इसका आप पाठ करना कर दीजिए। अगर आपका लग्नेश जो है वो शुक्र है तो ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसको कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन लग्नेश पीड़ित किस चीज़ से ये देखा जाता है। अच्छा। तो मान लीजिए कि वो राहु केतु से पीड़ित है, राहु केतु ने उनको परेशान किया हुआ है। हाँ। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं। हाँ। तो मैं कहूँगा कि भाई ऐसा करिए, राहु केतु को आप सिंप्लीफाई करिए, अच्छे करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे राहु केतु को अच्छा? छाया ग्रह हैं तो मैं कहूँगा कि प्राणायाम करना शुरू कीजिए। राइट, स्टार्ट डूइंग द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। उससे आपका लग्नेश लिबरेट हो जाएगा। आप अगर मान लीजिए मंगल से पीड़ित है आपका लग्नेश, ठीक है, मैं कहूँगा कि ऐसा करो, जिम जाया करो। मंगल का मतलब एक्सरसाइज, वर्जिश, कसरत किया करो। सूर्य से पीड़ित है आपका लग्नेश मान लीजिए, मैं कहूँगा भैया सूर्य को नमस्कार किया करो। सुबह एक तो 6 बजे उठा करो और सूर्य नमस्कार किया करो। पूरा जो 11-12 आसन होते हैं वो किया करो और 5 बार करो, फिर उसको 10 बार करो, और जैसे करो वैसे करो। तो ये इससे जो है वो आपका काम होना आरंभ होना शुरू हो जाएगा। जी। और साथ साथ फिर क्या होता है कि ये तो स्वास्थ्य की बात हुई। स्वास्थ्य को तो बहुत आराम से, फिर अगर सपोज मान लीजिए कोई शुक्र से पीड़ित है, तो मैंने उपाय तो बताइए। मैंने कहा खाते पीते क्या हो भाई, खाना ठीक करो, घर का खाना बनाया करो। बुध से पीड़ित है, घर का खाना खाया करो, हमेशा ठीक हो जाओगे। नहीं खा सकते हो तो अपने हाथ से बना खाना खाया करो, कच्चा खाना खाया करो। दैट इज अनदर उपाय फॉर दैट। लेकिन ये उपाय जो है वो जब आदमी करना शुरू करता है तो ये ना सोचे कि कल परसों में वो अरबपति बन जाएगा या करोड़पति बन जाएगा। आपकी भाषा में टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपने अपना स्वास्थ्य खराब एक दिन में नहीं किया, ओवर द टाइम किया है। तो आपको जो है 15 दिन, 20 दिन, महीना भर लगेगा आपको रिजल्ट देखने में। मेडिटेशन, चंद्रमा के द्वारा पीड़ित, मेडिटेशन किया करो और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये है कि जॉब में प्रमोशन नहीं है, ये अच्छी नौकरी नहीं है, या फिर वो सरकारी नौकरी का ट्राई करते हैं बट निकल नहीं पाता एग्जाम। तो इसके लिए भी क्या कुछ है आपके पास? इसके उपाय पूछ रहे हो कि उपाय तो यार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपकी पोटली में से उपाय निकालने पड़ेंगे। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट नौकरी अगर चाहिए तो क्या होता है गवर्नमेंट नौकरी का मतलब कि आपको कोई टेस्ट लिखना पड़ेगा। टेस्ट लिखने में आपकी बुद्धि चाहिए, गुरु चाहिए, और सही टाइम पे डिलीवरेंस चाहिए। यानी आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन आप सही टाइम पे लिख नहीं पाते हैं, तो बुध अच्छा चाहिए। तो जुपिटर और बुध का बहुत अच्छा कनेक्शन चाहिए हॉरोस्कोप में। यदि अच्छा कनेक्शन नहीं है तो मैं कहूँगा या तो प्रयास छोड़ दो, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। बहुत अच्छा कैसे पढ़ना है उसके उपाय दूंगा, घर के कमरे को ठीक करवा दूंगा, भगवान गणेश भगवान की पूजा करना शुरू करा दूंगा, ये वाला काम कराना शुरू कर दूंगा। और
इसके बाद सूर्य की क्या इक्वेशन है 10th हाउस से, 10th हाउस करियर के, सूर्य की क्या इक्वेशन है। अगर सूर्य की इक्वेशन अच्छी होगी तो ये काम करके सूर्य का काम हो जाएगा। लेकिन ये काम करने के बाद भी सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर सूर्य के उपाय कराना शुरू करूंगा कि जिससे 10th हाउस में वो इफेक्ट डालना शुरू कर दें। लेकिन इससे आईएएस नहीं बनोगे। इससे अगर सूर्य खराब है तो आईएएस नहीं बन पाओगे। छोटी मोटी पोस्ट जो है इंस्पेक्टर लेवल की सब मिल जाएंगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या अभिलाषाएं हैं और आपके हॉरोस्कोप के अंदर क्या पोजीशनिंग है, ताकि उसको एक बार इक्वेट करके और अच्छा कर दें। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे कुछ व्यूवर्स के लिए सुनना चाहता हूँ। आप उनको क्या एक मैसेज ऐसा देना चाहें, जिस तरह से पूरा प्रोग्राम पॉडकास्ट हमने करा, हमने बहुत सारे मिथ को भी ब्रेक करा, बहुत सारी चीज़ों को हमने डीपली समझा, क्योंकि आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर तो करा, लेकिन व्यूवर्स को आप लास्ट में क्या समझाना चाहते हैं? देखो, मैं तो ये समझाना चाहूँगा आपको कि जीवन जो है वो एक है और इस जीवन के अंदर खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राइम चीज़ खुशी है। तो हमको किस चीज़ से खुशी मिलती है, गलत काम समाज के लिए नहीं होना चाहिए वो, लेकिन अगर हमको खुशी मिलती है तो हमको ज़रूर करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि बहुत बार आपकी कुंडली के अंदर कोई नेगेटिविटी है, आपको कोई चीज़ अचीव करने के लिए वो मादा नहीं दे पा रही है, तो मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ कि किस प्रकार से उसको मैं बता पाऊँ कि कैसे ठीक होगा। क्योंकि मैं चेंज कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको नेविगेट करना सिखा दूंगा कि कैसे आपको अपने हॉरोस्कोप से नेविगेट करना है, कैसे आप जो है वो पूरा का पूरा भव सागर पार कर लेंगे। ये मैं आपको बहुत आराम से बता सकता हूँ। तो सबसे पहले तो कितनी खुशी है, खुशी कहाँ से आ रही है। घर के जितने भी आपके लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करिए। सूर्य पिता, चंद्रमा माता, मंगल भाई बहन, शुक्र वाइफ या बहन, बड़ी बहन, और फिर गुरु यानी कि जुपिटर, शनि यानी कि सर्वेंट्स यानी जो आपका काम करते हैं वो, राहु यानी कि आपके ददिहाल के लोग, केतु यानी आपके ननिहाल के लोग, यानी इतने सारे लोग हैं। इनकी अगर आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, इनके साथ यदि आपके तार टूट गए हैं तो इनसे दोबारा बनाइए, तो आपकी कुंडली के अंदर सारे के सारे ग्रह स्वतः ही होने ठीक हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली रेक्टिफाई योर बर्थ चार्ट। बहुत इजी है, लेकिन समझ नहीं पा रहे ना, उलझ चुके हैं लोगों के बीच में कि यार इसने ये कह दिया, ये पंडित ये कह रहे हैं, ये ज्योतिष ये कह रहे हैं, बट समझा अगर हमने सही से तो बहुत इजी लाइफ है। ज्योतिष लाइफ को अच्छे से बदल सकता है। बजरंगी धाम आओ। बहुत मजा आया सर, मतलब इसलिए ही आपको कहा जाता है विनय बजरंगी, क्योंकि भगवान की कृपा आपके ऊपर है और हनुमान जी की कृपा जिनके ऊपर हो, लोगों का भला हमेशा करते हैं। बहुत शानदार पॉडकास्ट था, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम दिया और लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। भगवान करे कि ये पॉडकास्ट वायरल हो। बिल्कुल सर।